हेलो 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 हे गाइस व्हाट्स अप हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। मैं arvind arora फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं EJEE केमिस्ट्री चैनल पे। चलिए गाइस, फाइनली हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 12th के वो खत्म कर लिए। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे। फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन बाकी था, हालांकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन मैंने करवाया था लेकिन उसको दोबारा करवा रहा हूं और YouTube पे हमारे चैनल पे हो रहा है ये। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सरफेस केमिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने कहा कि सर सरफेस केमिस्ट्री क्यों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही था और वो आसान भी है, बट एट द सेम टाइम हमने सोचा कि जो सरफेस केमिस्ट्री है बहुत ही छोटा टॉपिक है। उसमें मैक्सिमम आपकी 5 ही क्लासेस लगेंगी, ठीक है। 5 क्लासेस में हमारा सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पैरेलली भी शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूं कि एक दिन में 2 लेक्चर डालूं जिसमें एक सरफेस का हो और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हो। लेकिन बिलीव मी गाइस, सरफेस केमिस्ट्री बहुत आसान टॉपिक है एंड द सेम टाइम, ठीक है, आसान तो है ही और छोटा भी है। मतलब मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर के ऊपर नहीं लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं, ठीक है। और ये टॉपिक भी एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आसानी से आपको क्या देगा, अच्छे मार्क गेन करने का मौका मिलेगा क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। बाय द वे, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने, अब ये सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। जैसे कि अभी सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सबका नंबर पैरेलली आने वाला है क्योंकि सारे टॉपिक, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे टॉपिक जो है छोटे हैं। बी ब्लॉक में भी इतना समय नहीं लगता, आप चिंता मत करो, मेरे दिमाग में है और मैं प्रॉपर्ली अपने टाइम को मैनेज करके, या रिवीजन सीरीज भी शुरू करना है वो हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, चिंता मत करो आप। मेरे दिमाग में है और देख लो, अभी कल ही तो हमारा टॉपिक खत्म हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर भी ले रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। वेलकम यू ऑल गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सरफेस केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर में, जिसमें हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के। एट द सेम टाइम अगर आप बेसिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज एक बार मुझे बता दो कि ओवरऑल वीडियो एंड ऑडियो सिंक्रोनाइज है या नहीं। अगर वीडियो और ऑडियो सिंक्रोनाइज है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। वीडियो और ऑडियो सिंक्रोनाइज है कि नहीं, प्लीज आप इसका आंसर मुझे कर दो। वीडियो एंड ऑडियो सिंक्रोनाइज है कि नहीं, बैलेंस्ड है? यस, सुन पा रहे हो? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। चलो फटाफट से लिखो अपनी कॉपी के अंदर सरफेस केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, बेसिक चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस फिनोमेना को पढ़ते हैं और सरफेस फिनोमेना में हम लोग पढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि ये एड्सॉर्प्शन टर्म जो है वो कहां से आई। एक्चुअल में बेसिक टर्म होती है एब्जॉर्प्शन, वहां से बी को हटा के डी लगा दिया, बट दोनों में फर्क क्या है? What is the meaning of absorption and what is the meaning of adsorption? ठीक है, उसको हमको सबसे पहले समझना है। तो अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है कुछ वैसा ही एडसॉर्प्शन फिनोमिना होता है, दोनों में फर्क क्या है, वहां से हमारी सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो शुरू होगा, ठीक है। फटाफट से कॉपी के अंदर लिखिए, सरफेस केमिस्ट्री आज से हमारा शुरू हो रहा है प्रेजेंटेड बाय अरविंद अरोड़ा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहां क्या करते हैं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, उसको समझेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसको देखना जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन एक्चुअली में होता क्या है। हमको सबको पता है, एग्जांपल हमको मालूम है, आपने कभी ट्राई किया हो तो एक स्पंज होता है, स्पंज जिससे हम लोग या मैट्रेसेस बनाते हैं, ठीक है, या फिर आपके सोफा के अंदर डला रहता है। वो स्पंज देखो इनिशियली अगर सूखा हुआ है, ड्राई है, तो कितना खुश होता है, ठीक है। इसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने यहां पर ड्रॉ किया। दिस टेक्नोलॉजी इज पावर्ड बाय वेदांतु। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो वो सब वेदांतु से पावर्ड है। फाइनली स्पॉन्ज बड़ा ही अच्छा खुशनुमा होता है जब वो ड्राई होता है, लेकिन अचानक से अगर उसी स्पॉन्ज को मैं इस पानी के कंटेनर में डाल दूं, ये कंटेनर है और उसमें पानी है, अगर इसमें डाल दिया तो देखो क्या होगा। वी ऑल नो कि ये क्या होगा, फूल जाएगा, फैल जाएगा, सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक्चुअल में सबसे बढ़िया बात यह है कि इन दिस केस पानी को उसने यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब किया है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरफेस पर पानी है,
ये पानी उसने यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब कर लिया और वो मोटा हो गया। समझिए इस चीज को, है ना इंटरेस्टिंग। सो फाइनली दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब आप में किसी सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस आके यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सबको समझ में आता है? तो यहां पर उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। In one substance, we can say sponge, in this case हमने sponge लिया है, the other substance like water enters and distributed uniformly चारों तरफ फैल जाता है throughout the bulk. Such phenomena is called absorption. अब यहां पर उसने कुछ नहीं देखा, इस स्पॉन्ज के सारे एरियाज में पूरा का पूरा पानी फैल गया। क्लियर होता है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन गाइस, ठीक है। और ये इस तरह से देखिए, ये स्पॉन्ज है और उसमें हर जगह आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्लियर होता है? दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये तो बहुत सिंपल था। नाउ इट इज अ फिनोमिना इन व्हिच वन सब्सटेंस एंटर इनटू द अदर एंटायरली एंड यूनिफॉर्मली। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन एब्जॉर्प्शन। ये तो सबको समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया कि भैया एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में एंटायरली घुस जाता है और पूरी तरह से हर जगह पे फैल जाता है और यूनिफॉर्मली फैलता है। ऐसा वो पार्शियलिटी नहीं करता कि मुझे इस हिस्से में जाना है, इस हिस्से में नहीं जाना है, सब जगह पे यूनिफॉर्मली फैल जाता है और मोटा हो जाता है। आया समझ में? लेकिन अब हम आगे चलने वाले हैं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे थ्रू आउट बल्क में और यूनिफॉर्मली होता है। दिस इज द मेजर की जो आपको अपने दिमाग में डालनी है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल देखते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं। और यहां पर आपके मुंह में पानी आएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का जो एक एग्जांपल दिया है, सबको पता है, अगर आपने बिस्किट डाला टी के अंदर, तो ये बिस्किट क्या करेगा, उसके अंदर जब आप बिस्किट डालते हो टी में, तो वो टी पूरे बिस्किट को गीला कर देती है, ये तो जानते हो। और ज्यादा देर तक डाल के रखा तो बिस्किट गिर भी जाता है, यस और नो। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पूरी तरह से चाय को उस बिस्किट ने सोख लिया अपने अंदर। सबको समझ में आ गया? पूरी तरह से चाय को सोख लिया बिस्किट ने अपने अंदर। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देयर इज वन मोर एग्जांपल वी हैव, लाइक गुलाब जामुन। ये मेरे फेवरेट है और आपको पता होगा कि गुलाब जामुन को जब हम चाशनी में डालते हैं, चाशनी जानते हो, तो गुलाब जामुन क्या करते हैं, कभी हलवाई के पास जाना, हलवाई क्या करता है, पहले गुलाब जामुन बना लेते हैं वो, लेकिन वो ड्राई होते हैं, उनमें शुगर कैसे आता है, क्योंकि वो गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डुबो के रखते हैं, तो वो चाशनी सोख लेता है। आया समझ में? है ना, पानी आ रहा है ना। So finally this is the example of absorption. NCERT बुक में तो गुलाब जामुन दिखाएंगे नहीं, लेकिन मेड इजी केमिस्ट्री में अरविंद अरोड़ा आपको गुलाब जामुन दिखा रहा है, और एक दिन खिलाएगा भी, जिस दिन आपके नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन मेरी तरफ से मैं आपको गुलाब जामुन जरूर खिलाऊंगा, ठीक है। सो यहां पर देखिए, फोकस करिए कि गुलाब जामुन जब आप डालते हो चाशनी में, तो पूरी तरह से उस चाशनी को अपने अंदर सोख लेता है। दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाट, absorption. Here we have one more example, और वो कौन सा एग्जांपल है, this one, choke in water. फोकस करें, choke in water, ठीक है। जैसे आप चोक को डालोगे ना पानी में, तो चोक क्या करेगा, ज्यादा देर तक डुबो के रखोगे तो ऑब्वियसली पानी को सोख लेगा। तो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया सब लोगों को? वी हैव वन मोर एग्जांपल जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, दैट इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज भी क्या करता है, अपने अंदर पानी को सोख लेता है। सो ये जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हो, उसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बार बार हम ये तो नहीं बोलेंगे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उनके कुछ तो नाम होंगे, तो उसको समझिए। यहां पर सरफेस केमिस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो उसको बड़े ध्यान से समझना आप, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा भी हुआ है, द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, the substance which is being absorbed is called, in this case that is water. क्लियर हो गया? तो उसको बोलेंगे क्या, सवाल ये है, उसको हम लोग कहते हैं adsorbate। दोबारा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The substance which is being absorbed, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, that is adsorbate, absorbate, adsorbate। सबको समझ में आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड, जो एब्सॉर्ब हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोर्बेट। इसको याद करने का सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको जिसको नहीं पता है, ठीक है। और आगे देखो दूसरा यहां पर द सब्सटेंस विच इज एब्सॉर्ब्स, द सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब्स लाइक स्पॉन्ज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एब्सोर्बेंट। अब आप सोचो ये एग्जांपल जो सामने दिया है उसमें ये जो स्पॉन्ज है पानी को सोख रहा है, ध्यान से सुनना, ये स्पॉन्ज पानी को सोख रहा है, तो इन दिस केस ये स्पॉन्ज क्या कहलाएगा, एब्सोर्बेंट, और ये पानी क्या कहलाएगा, एब्सोर्बेट। तो उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, आपको पता है कि आप लोगों को याद होना चाहिए सॉल्यूशन भी दो से बनता है ना, ये आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, सॉल्यूशन भी दो से बनता है। कैसे बनता है, एक तो उसमें होता है सॉल्यूट, सही है, एक उसमें होता है सॉल्वेंट, जानते हो कि नहीं जानते हो, ठीक है। सॉल्यूट जो घुलता है, सॉल्वेंट जो घोलता है, बस वही सेम नाम यहां पर दे सकते हो। नाउ लुक एट इट, ये जो लिखा है ना एब्सोर्बेंट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। आप इसमें देखो सॉल्वेंट जो अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा, एब्सोर्बेट दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल टर्म से याद रख सकते हो। देखो सॉल्वेंट एब्सोर्बेंट मैच कर रहा है ना, है ना, पॉइंट के जैसा, सॉल्वेंट एब्सोर्बेंट, सॉल्यूट एब्सोर्बेट, सॉल्यूट एब्सोर्बेट, सॉल्वेंट एब्सोर्बेंट। हालांकि इस केस में वाटर कैसे काम कर रहा है, वाटर यहां पर एब्सोर्बेट के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि पानी खुद सूखा है, उसके अंदर पानी खुद जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए पानी यहां पे सॉल्यूट के जैसे काम कर रहा है, मतलब वो वहां पर एब्सोर्बेट के जैसे काम कर रहा है। ये दिमाग में डाल लेना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिस्ट्री है, इसी का हम लोग इसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। बहुत आसान है, दोबारा सुनो, जो अपने अंदर घोलता है, इन दैट केस दिस स्पंज इज कॉल्ड एब्सोर्बेंट, इसी को हम लोग बोलेंगे एब्सोर्बेंट, एब्सोर्बेंट। ये टेक्निकल डेफिनेशंस, ये जो टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना। एंड वाटर इन दिस केस इज कॉल्ड एब्सोर्बेट, एब्सोर्बेट VATE। ये लो, ये सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, जो सोखेगा वो एब्सोर्बेंट है, जो उसके अंदर स्प्रेड आउट होगा वो एब्सोर्बेट है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ज्यादा गुलाब जामुन देखना मत, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, तो इसको ले लो फटाफट से। ले लिया, 1 2 3। कोई बात नहीं, जिसको इंग्लिश समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से याद रखो, सॉल्यूट एब्सोर्बेट, सॉल्वेंट दैट इज एब्सोर्बेंट, बस। मतलब एक घोलने वाला होगा और एक घुलने वाला होगा, घोलने वाले को सॉल्वेंट कहते हैं सॉल्यूशन में, एंड इन दिस केस यहां पर एब्सोर्बेंट कहते हैं, और वहां पर सॉल्यूट होता है, यहां पर एब्सोर्बेट होता है, बस इतनी सी ही बात है और कुछ नहीं है। अब आ जाओ आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। अब ध्यान दो, अब नई चीज पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एब्सॉर्प्शन तो समझ लिया, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडसॉर्प्शन। फोकस करो कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडसॉर्प्शन। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने एब्सॉर्प्शन पढ़ा था, आता है समझ में। सो यहां पर पहले हमने एब्सॉर्प्शन पढ़ा था, वो हमने देख लिया कि यूनिफॉर्मली यहां पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में घुस जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। लेकिन हम बी की जगह क्या लगा रहे हैं बच्चों, हम बी की जगह डी लगा रहे हैं, फोकस करो। क्लियर हो गया? इसका मतलब इट इज अ डिफरेंट टर्म जिसको हमें समझना है कि भैया ये एडसॉर्प्शन क्या होता है। सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन बच्चों एक सरफेस फिनोमेना है, मैं उसको एक एक करके यहां डिफाइन करता हूं, समझना उस चीज को। नाउ फोकस करो, ध्यान से देखो। यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने टीचर को स्कूल में बोर्ड के ऊपर लिखते देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? अब देखो वहां पर सीन क्या है, जब टीचर आपका बोर्ड पे लिख रहा होता है तो ऑब्वियसली यहां पर देखो चौक एक्चुअली घुस रहा है, चौक इज अ सब्सटेंस, बोर्ड इज अनदर सब्सटेंस, वो भी तो घुस रहा है ना, तभी तो आपको दिख रहा है। आपको लगता होगा कि ये कोई फिनोमिना थोड़ी है, ये भी एक फिनोमिना है। अब सवाल ये है, राइटिंग ऑन द बोर्ड कैन वी कॉल इट एब्सॉर्प्शन? क्या राइटिंग जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, क्या हम उसको एब्सॉर्प्शन कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? On one substance like board, the other substance chalk accumulate only on the surface.
इस चीज को समझिए कि यहां पर जो टीचर लिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की सरफेस पर है, चौक अंदर थोड़ी चला गया। इस चीज को समझिए, यहां पर जो टीचर है वो सिर्फ बोर्ड पे लिख रहा है और ये चौक अंदर नहीं गया, वापस उसको रब करेगा तो साफ हो जाएगा। इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन नहीं है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, जब आपका टीचर बोर्ड पे लिखता है तो वो फिनोमिना एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो फिनोमिना एडसॉर्प्शन है, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही लिखा गया है। वो चौक सिर्फ सरफेस पर ही एडसॉर्ब है, बाद में उसको आप साफ भी कर सकते हो। समझ में आ गया? सो दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक काम करना, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना, उस लकड़ी के टुकड़े को आप क्या करना, एक बार पानी में डुबोना, काफी देर तक डुबो के रखोगे तो पानी बिल्कुल अंदर तक चले जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर डुबो के बाहर निकाल लिया तो पानी सिर्फ सरफेस पर होगा। समझ में आ गया? अगर सिर्फ सरफेस पर ही ओवरऑल वो स्टिक हुआ है या चिपका है या फिर एब्जॉर्ब हुआ है, उसको एडसॉर्प्शन कहते हैं। मतलब सरफेस फिनोमिना है ये। क्लियर होता है सब लोगों को? ध्यान देना। तो अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसके साथ में आपको एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो यहां पर बहुत सिंपल है कि यहां पर जो चौक से लिखता है टीचर वो एक सरफेस फिनोमिना है, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लिखा गया है। एक्चुअल में वो एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि चौक पूरी तरह से इस बोर्ड में घुल नहीं गया है। आप ये सोचो कि जैसे ही आप यहाँ पर चौक की एक लकीर मारते, सोचिए चौक से आपने एक ऐसा लिखा और ये पूरी तरह से फैल जाता, ठीक है, तो समझ में आता कि ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन मैंने जहां लिखा सिर्फ वही स्टिक है और बाद में मैं इसको मिटो भी सकता हूं, इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज एडसॉर्प्शन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है। आया समझ में? और सरफेस पर अगर स्टिक हो रहा है इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। अब मैं उसको और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां पर फोकस करना, नाउ फोकस ऑन दैट, क्योंकि यहां पर चौक सिर्फ सरफेस पर ही चिपका था बोर्ड के। दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन, जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही स्टिक करता है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस पर। नाउ वी हैव सम मोर वंडरफुल एग्जांपल, दिस फिनोमिना इन व्हिच वन सब्सटेंस accumulate only on the surface। क्लियर होता है? of the another substance, this is called, obviously this is called adsorption। अब हम चलते हैं आगे, एग्जांपल देखते हैं एडसॉर्प्शन के। एडसॉर्प्शन के एग्जांपल कौन से है? देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो प्राइम एग्जांपल है एडसॉर्प्शन का, दैट इज सिलिका जेल। आप लोगों ने कभी नया बैग खरीदा हो, लैपटॉप के लिए लैपटॉप बैग खरीदा होगा, ठीक है, या फिर आपने डेफिनेटली अटैची खरीदी होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लगेज खरीदे होंगे। तो उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे पाउच होते हैं, अगर आपने देखे हो तो वो पाउच कुछ ऐसे होते हैं और उस एक्चुअल में उस पाउच के अंदर सिलिका जेल भरा होता है। और एक्चुअल में वो क्यों डाला होता है? वो सिलिका जेल मॉइस्चर को, अंदर जो मॉइस्चर है उसको क्या करता है, अपने सोखता रहता है, मॉइस्चर को सोखता रहता है। समझ में आ गया? ये सिंपल सा एग्जांपल है जो कि एडसॉर्प्शन का एग्जांपल है। मजे की बात, उस सिलिका जेल के अंदर बच्चों ये छोटे छोटे से आपको कांच के जैसे ये बोल्स दिखेंगी, कांच की जैसी बोल्स होती है उसके अंदर। ये कांच की जैसी बोल्स सरफेस पर पूरे मॉइस्चर को सोखती रहती हैं। आया समझ में? आप चिंता मत करो, ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इजी है, मैं उसको वापस से समझा दूंगा। इट्स वेरी इजी। समझ में आ गया? मॉइस्चर हटाता है, अपने सरफेस पर सोखते रहता है इसको। ये दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एडसॉर्प्शन, जो बहुत आसान है, सिलिका जेल। इसके अलावा और क्या एग्जांपल है? इसके अलावा एग्जांपल है बोर्ड एंड चौक। बोर्ड और चौक जो फिनोमिना होता है, अभी हमने देखा, ये एडसॉर्प्शन का फिनोमिना है, क्योंकि सरफेस पर ही सोखता है, अंदर तक नहीं जाता है। क्लियर हो गया? सो दीज आर द प्राइम एग्जांपल्स। द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एडसॉर्ब्ड, जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हुआ है, दैट इज चौक। इन दिस केस चौक एडसॉर्ब हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एडसोर्बेट। सेम टर्मिनोलॉजी, जैसे बोलते हो सॉल्यूट, जैसे बोलते हो एब्सोर्बेट, तो एडसॉर्प्शन के केस में उसको क्या बोलोगे? एडसोर्बेट। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना पड़ेगा, है बहुत आसान, बस आपको फोकस करना है। चौक इस केस में एडसोर्बेट कहलाएगा, एडसोर्बेट।
ठीक है, लाइक सॉल्यूशन के केस में होता है सोल्यूट, वही वाला सेम है। और बोर्ड इस केस में क्या कहलाएगा, एडसोर्बेंट। क्या कहलाएगा, एडसोर्बेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सोलवेंट इन द केस ऑफ सॉल्यूशन, लिखते हैं ना सोलवेंट, याद रखो, बहुत सिंपल है। और इसके लिए आपको कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे चलते हैं, ले लो फटाफट से। चलो तो फाइनली अब हम आगे चल रहे हैं, फोकस करो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। टर्मिनोलॉजी घुस गई क्या, टर्मिनोलॉजी घुस गई तो अब देखो आगे की सीन। दी सब्सटेंस, लुक एट दी सब्सटेंस which absorbs, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक बोर्ड, बोर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली बोर्ड इज कॉल्ड एडसोर्बेंट। बस तो यहाँ पर दो चीजें जिसको आपको फोकस करना है, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बस सॉल्यूट में क्या बोलेंगे उसको, एडसोर्बेट, सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, एडसोर्बेंट। डी लगा देना है, और जब आप लगाओ एड मतलब वो एक क्या है, सरफेस फिनोमिना है, जिसके एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, लाइक सिलिका जेल, लाइक चोक एंड बोर्ड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारा काम क्या है। ठीक है, कईयों को दिख नहीं रहा होगा, तो अब हमें क्या करना है, फोकस ऑन दैट। सब लोग टॉपिक का नाम लगाओ, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है। सो एड्सॉर्प्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब ध्यान से समझना, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन सब लोग लिखो, एड्सॉर्प्शन को अब दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन को कैसे समझेंगे, वो बहुत आसान है। अगर सॉल्यूट यानी कि एडसोर्बेट सरफेस पे ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा सरफेस पर आके क्या हुआ है, स्टिक हुआ है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव। मैं उसको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। और नेगेटिव का मतलब जब सॉल्वेंट सरफेस पे ज्यादा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब जो मैंने बोला कई बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, तो अब मैं उसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। नाउ वी हैव टू फोकस कि भैया एड्सोर्बेट, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है, उस पे हम लोगों को फोकस करना है। तो यहां पर लिखा है इन एड्सॉर्प्शन, फोकस करना। नाउ फोकस करो, ये देखो फटाफट से, इन मैं लिख देता हूं यहां पर, सब लोग ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है इन एड्सॉर्प्शन। ठीक है, कलर शायद यहां पर विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूं इन एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नाउ इफ, मैं इसको एक बार हटा रहा हूं ताकि सारी डेफिनेशन आ जाए, ध्यान देना। नाउ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सोर्बेट इज मोर, ध्यान दो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सोर्बेट इज मोर एट द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड, इस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सच एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। बच्चों, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, सच एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान दो। हमको यहां पर देखना है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होती है। तो बहुत सिंपल है, अगर यहां पर एड्सोर्बेट की क्वांटिटी ज्यादा हो सरफेस पे तो उसको हम लोग पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, और दूसरी तरफ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सोर्बेट इज लेस इन द सरफेस लेयर देन इन द बल्क फेज, एंड दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब कई लोग सोच रहे हैं सर ये तो डेफिनेशन है, हम कैसे समझेंगे, तो सिंपल तरीके से समझाता हूं कि अगर सॉल्यूट ज्यादा एब्सॉर्ब हो रहा है सरफेस पे तो वो तो होगा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, और अगर सॉल्यूट कम एब्सॉर्ब हो रहा है सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एब्सॉर्प्शन। खत्म बात। हमको ये देखना है कि सरफेस पे सॉल्यूट कितना एब्सॉर्ब हो रहा है। अगर ज्यादा एब्सॉर्ब हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है, और अगर कम एब्सॉर्ब हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव एब्सॉर्प्शन है। उसको मैं पिक्टोरियली भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत आसान है, आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप टेंशन मत लो। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की, उसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो, हमको पता है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है।
ठीक है, ये तो होता है सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। उसको दिखाने का तरीका क्या है जरा देखो, ये जो ब्लू कलर में वो हमारे पास मान लेते हैं कि सॉल्वेंट है, और ये जो आपको रेड कलर की बॉल दिख रही है वो मान लेते हैं अपन सॉल्यूट है। समझ में आ गया? वी हैव अ सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखना, नाउ इफ द सॉल्यूट पार्टिकल टेंड टू कंसंट्रेट ऑन द सरफेस, दैट इज कंसंट्रेट ऑन सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट लाइक दिस, फोकस करो, ये तो आपकी सरफेस है और उस पे आपको बताओ सिर्फ क्या दिख रहा है, जरा सोचो, इस सरफेस पर आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट दिख रहा है, क्या इसमें सॉल्वेंट है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। बहुत सिंपल है, आप खुद से देखो, यहां पर सॉल्यूट कौन है? ये जो आपके पास सैफरन कलर की आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये जो बॉल्स, वो सॉल्यूट है, और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो सॉल्वेंट है। अगर आपको सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट दिखे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। और अगर आपको सरफेस पर, ध्यान से देखना, सरफेस पर इफ द सॉल्वेंट पार्टिकल टेंड टू कंसंट्रेट ऑन द सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। दोनों में फर्क देख लो, आपके सामने पिक्टोरियली समझा दिया तो बहुत इजी है। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल दिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, और अगर आपको सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और नेगेटिव एडसॉर्प्शन इससे अच्छे तरीके से एग्जांपल से नहीं समझाया जा सकता। सरफेस कौन सा है? सरफेस अब एडसोर्बेट का लिखा तो है, यहां देखो, किसका सरफेस? एडसोर्बेट का। जो भी उसको सोखना चाह रहा है उसकी बात हो रही है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो ये सिंपल है, अगर आपको पूरे में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट दिखाई दे रहा है पूरे सरफेस पर तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन है, और अगर आपको सिर्फ सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है तो वो नेगेटिव एडसॉर्प्शन है। मतलब समझो, सॉल्यूशन के केस में आप यहां पर सरफेस किसकी ले रहे हो? ये कोई तीसरी ही चीज है। हमारे पास एक सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, और हमारे पास कोई तीसरी चीज है जो सॉल्यूट को भी अपने सरफेस पर सोख सकता है और सॉल्वेंट को भी। अब अगर सॉल्यूट ज्यादा यहां पर स्टिक हुआ है सरफेस पर, इसका मतलब पॉजिटिव, और अगर सॉल्वेंट ज्यादा स्टिक हुआ है इसका मतलब नेगेटिव। खत्म बात। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, दिमाग में डालो कि पूछा क्या जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे पास एक कोई थर्ड थिंग है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडसोर्बेंट। इस एडसोर्बेंट में अगर सॉल्यूट ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको सरफेस पे तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर सॉल्वेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो नेगेटिव होगा। क्लियर होता है? सो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है तो पॉजिटिव, और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट की ज्यादा है सरफेस पर, तो वो नेगेटिव होगा। इसका पिक्चर ले लो, फटाफट से पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। सो फाइनली हम लोगों ने यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी समझ लिया। अब सवाल ये है, ध्यान से समझिएगा, अब जो चीज आ रही है, क्योंकि ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होता है? अब जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं वो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एडसॉर्प्शन। सवाल ये है कि एडसॉर्प्शन का रीजन क्या है, क्यों एडसॉर्प्शन होता है, क्यों एडसॉर्प्शन होता है। तो उसका मैं जवाब देने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना कि एडसॉर्प्शन होता क्यों है। समझ में आ गया? तो अब आप देखो, सबसे पहले तो हमने एग्जांपल देख लिए थे, कौन से? बोर्ड पे जब आपके मास्टर जी चौक से लिखते हैं तो भैया ये एडसॉर्प्शन का एग्जांपल है, हमने समझ लिया। सवाल है कि जब हमारे मास्टर जी चौक से लिख रहे हैं तो ये जो एडसॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है वो होता क्यों है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? समझ में आया? बस उसी को हम लोगों को समझना है। अब उसको समझने के लिए रीजन को ध्यान से समझिए। देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, वैसे लिखा बहुत हुआ है पीछे, लेकिन अगर मैं आप ध्यान से समझो तो बहुत अच्छे से फोकस करना। देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले तो रीजन ऑफ एडसॉर्प्शन देख रहे हैं, हमने यहां पर एक कंटेनर लिया, ध्यान से समझना, हमने यहां पर एक कंटेनर लिया जिसमें पानी भरा हुआ है। समझ में आता है? जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें हमारे पास लेट अस सपोज एक मॉलिक्यूल है, फोकस करना, इसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है सॉल्यूट का। ध्यान से समझना कि सरफेस फिनोमेना क्यों हो रहा है, ध्यान से समझो। यहां पर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सेंटर पे है, ऑब्वियसली इसके ऊपर भी एक मॉलिक्यूल होगा, इसके साइड में भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ओवरऑल ये चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल है घिरा हुआ है। ध्यान से देखो, द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, ये जो मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर ये पानी के अंदर है तो ये ऑब्वियस ही बात है, सबको समझ में आता है। ध्यान दो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है?
मैंने यहां पर जो मॉलिक्यूल आपको दिखाया वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसका मतलब चारों तरफ से एक बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका, यस और नो। यहां पर चारों तरफ से एक बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे पहले तो बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा, क्योंकि चारों तरफ से बराबर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसका मतलब वो स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो उसके पास एनर्जी कम है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो इस बॉटल के अंदर है यहां पर। लेकिन आप जरा सोचो, फोकस करो कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास सरफेस के पास है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास सरफेस के पास है। अब ऑब्वियसली ये सरफेस के पास वाला मॉलिक्यूल सिर्फ तीन तरफ से घिरा हुआ होगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा दिखाई दे रहा है। क्या वो ऊपर से घिरा हुआ है? नहीं है। ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल जो वाटर के बिल्कुल अंदर है वो चारों तरफ से बराबर घिरा हुआ है, बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है और लेस एनर्जी है। जो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है, वी ऑल नो, वहां पर क्या होती है? एनर्जी, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम। लेकिन इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली सिर्फ तीन तरफ से ही घिरा हुआ है, ऊपर से सरफेस की टेंशन और है। आता है समझ में? तो एक्चुअल में जो सरफेस वाला पार्टिकल होता है, एक्चुअल में जो सरफेस वाला पार्टिकल दिखाई देता बच्चों, ठीक है, ये जो सरफेस वाला पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो अनबैलेंस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ तीन ही तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, ये अनबैलेंस्ड है, ऊपर से सरफेस टेंशन हो रहा है। दूसरा, ये अनबैलेंस है तो ये अनस्टेबल भी है, और तीसरा अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी की कमी नहीं है, ये अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव होगा। आता है समझ में? तो अब देखो, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है, तो ये अपनी एनर्जी कम करना चाहेगा। ऑब्वियसली हर कोई यहां पर पार्टिकल जो होता है, ध्यान से समझो, हर कोई पार्टिकल होता है वो क्या करता है? ज्यादा स्टेबिलिटी चाहता है, कम एनर्जी चाहता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, अगर इसको कोई दूसरा मॉलिक्यूल, ध्यान देना, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया जिसको वो यहां पर एब्जॉर्ब करेगा और अपने चारों तरफ के फोर्सेस को बराबर कर लेगा, आता है समझ में? तो वो जरूर करना चाहेगा ये काम, इसीलिए एड्सॉर्प्शन होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल लूं तो जो बीच में है वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन जो सरफेस पर है वो तीन ही तरफ से घिरा हुआ है। अनबैलेंस होने की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब अगर कोई पार्टिकल आएगा और इसको यहां पर देखो, अगर कोई पार्टिकल आया तो ये इसको क्या करेगा? घेरने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए सरफेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो बाहर के पार्टिकल्स हैं उनको अपने पर क्या करते हैं? एड्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ओवरऑल बैलेंस हो जाए और उनकी एनर्जी कम हो जाए। मजे की बात, जब ये उसको सोखेगा तो उस केस में यहां पर एनर्जी को यहां पर क्या करेगा? इवॉल्व करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। आप खुद ही सोचो कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल चाहिए, तो ये उसके पास जाएगा, क्यों जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और जब भी कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है, वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है बच्चों। दिस इज एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। हमेशा याद रखो, जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ गया? तो ये एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस करो, एक एक लाइन यहां पे मेंशन है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस एट द सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल पर जो कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए if any species comes in the contact with the surface molecule, in that case वो उसको अपने साथ क्या कर लेगा? adsorb कर लेगा। The surface molecule holds the other species and balance their unbalanced forces। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, उस चीज को समझिए कि यहां पर मैं एक बार और समझा देता हूं। फोकस करो, बहुत इजी है। जो पार्टिकल पानी के अंदर है वो तो बेचारा सब तरफ से बैलेंस है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी बराबर बैलेंसिंग है और बराबर स्टेबिलिटी है, एनर्जी भी कम है। लेकिन जो पार्टिकल यहां पर आपको सरफेस पे दिखाई देता है वो सिर्फ तीन ही तरफ से बैलेंस्ड होता है।
इसका मतलब इसके सब तरफ से फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अनबैलेंस्ड है। अब अगर ये अनबैलेंस्ड है तो ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी हाई है, एनर्जी हाई है। और अगर एनर्जी हाई है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी भी हाई है। इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, हाई है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी रिएक्टिविटी हाई है इसका मतलब ये कोई भी मॉलिक्यूल आएगा सरफेस पर अगर दिख गया तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। और अगर उसने अपनी तरफ खींचा तो बैलेंस करने के लिए खींच रहा है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा इसका मतलब वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, जैसी वो आएगा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब एक बात और समझ में आ गई कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब जो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। सब लोग लिख लो कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना एक्सोथर्मिक होता है। और वो होता है इसलिए ताकि ये पर्टिकुलर सरफेस का मॉलिक्यूल क्या कर सके, सभी तरफ से अपने आप को बैलेंस कर सके, सिक्योर कर सके, एनर्जी को कम कर सके। सबको समझ में आ गया क्या, यस और नो, क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया, एक बार आप लिख दो कि हाँ हमें समझ में आ गया सर कि ये एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है और हमने इसको समझ लिया है। क्लियर है सब लोगों को, यस और नो? बहुत बढ़िया। आप एक और चीज क्लियर कर दो कि क्या सबको आवाज सही से आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको आवाज सही से आ रही है ना? चलो, दिमाग में घुस गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी ये तो हमें समझ में आ गया है कि भैया ये एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना क्यों है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, लिटरली बहुत इजी है। और कई लोग कह रहे हैं कि यहां पर सर इंग्लिश का यूज करो। आप लोग ये सोचो कि यहां पर जो 10 वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसमें से 10 में से 6 वर्ड्स तो इंग्लिश के हैं। और कितना इंग्लिश बुलवाओगे इस गरीब आदमी से? हाँ सर सही तो है? तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है इंग्लिश वालों से कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है? हम इंग्लिश भाषी है, हम इंग्लिश अच्छे से समझा पाएंगे। अभी कई कह रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने दो, आप हट जाओ, बहुत हो लिया। तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 गायब। चलो, तो फाइनली हमें ये तो समझ में आ गया भैया रीजन क्या है, एड्सॉर्प्शन होने का रीजन क्या है। और वो बहुत ही स्पेशल है कि भैया सरफेस वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, अपने जो आजू बाजू लगने वाले फोर्सेस उनको बैलेंस करने के लिए एब्जॉर्ब करता है, मॉलिक्यूल को खींच लेता है, इसीलिए एड्सॉर्प्शन होता है। समझ में आया सबको? सो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? सो अब ध्यान दो, यहां ये जेई लेवल किसी में भी यूज कर सकते हो। तो चलो, अब इसका रीजन क्या हो गया? फाइनली एब्जॉर्प्शन का रीजन बहुत ही क्लियर है। एब्जॉर्प्शन का रीजन है टू बैलेंस दी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एब्जॉर्प्शन होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमें समझ में आ गया, समझ में आया? और अब आप देखो मजे की बात, जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो अनबैलेंस्ड, अनस्टेबल और मोर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बैलेंस्ड, स्टेबल एंड लेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा बोल देता हूं, सब लोग लिख लो। एब्जॉर्प्शन के बाद जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद वो अनबैलेंस से बैलेंस हो जाता है, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है एंड मोर एनर्जी से उसके पास लेस एनर्जी यानी कम एनर्जी बचती है। ये सिंपल सी चीज है। और यहां पर मजे की बात, क्योंकि मोर एनर्जी से लेस एनर्जी हो जाती है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वहां पर हीट बाहर निकाल रहा है। इवोल्यूशन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? हीट को बाहर निकालना। आ गया समझ में? और हीट को क्योंकि वो इवोल्व कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। दैट्स इट। इसका मतलब वो हो गया जी एक्सोथर्मिक। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, समझ में आ गया? ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑर्गेनिक चैप्टर के वीडियोस पूरे हो चुके हैं, आप एक बार जाके देखो, ठीक है? सबको क्लियर है? चलो, तो अब यहां पर हमने कर लिया जी, ये समझ में आ गया हमें कि एक्सोथर्मिक है एंड ऑल दैट। अब हम क्या करने वाले हैं?
अब हम यहां पर टॉपिक का नाम लगाओ, हम लोग यहां पर डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन इसको देखेंगे कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है। टॉपिक का नाम लिखो, ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ओवर करेंगे, ठीक है। लिख लो फटाफट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको चेक करना है। तो नोट डाउन करो फटाफट से इसको, दिस इज योर टॉपिक। अब देखो यहां पर फटाफट से आते हैं कि भैया यहां पर एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में फर्क क्या है। पहला फर्क, नाउ द फर्स्ट डिफरेंस इज एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जितना भी सॉल्यूट है या जितना भी एब्सॉर्बेट है वो पूरी तरह से घुस जाता है यूनिफॉर्मली, इसीलिए इसको बल्क फिनोमिना कहते हैं। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना एंड एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। सब लोग लिखिए, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना एंड एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन पूरे सब्सटेंस के अंदर घुस जाता है जैसे कि स्पंज, लेकिन एडसॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होता है, अंदर नहीं जाता। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, सॉल्यूट का या फिर एब्सॉर्बेट का। लैंग्वेज को पकड़ो, एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट का या फिर एब्सॉर्बेट का, बट एडसॉर्प्शन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भाई सिंपल सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस पर दिखेगा आपको, कंसंट्रेशन ज्यादा आपको सरफेस पर दिखेगी, आपको अंदर नहीं दिखेगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, एब्जॉर्प्शन नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। मजे की बात है कि एब्जॉर्प्शन ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना ही एंडोथर्मिक होता है। लिख लो, एब्जॉर्प्शन इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, जबकि अभी हम पढ़े कि जो एडसॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन यहां पर एक्सोथर्मिक होता है। बहुत सिंपल है, अगर आप फोकस करोगे दिस इज वेरी मच सिंपल। और अगर आप कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर मुझे मेल कर देना, आई विल आंसर। पर मैं एक ही बात बोलता हूं कि पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, ध्यान दो। मैं फिर से कहता हूं, दो तरह के बच्चे हैं, एक तो डाउट लेकर दिमाग में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, एक वो होता है कि कोई बात नहीं है, डाउट आ गया कोई बात नहीं, हम लोग इसका आंसर ढूंढ लेंगे, आगे बढ़ो, मूव ऑन। तो सक्सेसफुल कौन होता है, सक्सेसफुल वो होता है कि जो डाउट को लेके बैठा नहीं रहता, मूव ऑन, मिल जाएगा आंसर, डोंट वरी। क्लियर होता है, चिंता मत करो, विश्वास रखो। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ध्यान दो यहां पर, नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। एब्जॉर्प्शन ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना ही एंडोथर्मिक होता है, जबकि जो एडसॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर होता है सब लोगों, सबको समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ये कई लोग पूछ रहे एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, और इतनी देर से पढ़ा रहा हूं कि इसमें एक्चुअली ना ही तो एनर्जी का लॉस होता है ना ही एनर्जी का कोई गेन होता है। आप एक काम करना, आप दिमाग भी तो लगाया करो, जब स्टेटमेंट लिखा है आप एक काम करो, घर पे स्पॉन्ज तो पड़ा होगा ना, गद्दे से स्पॉन्ज निकालो और उसको पानी में डाल दो। अब जब आप स्पॉन्ज पानी में डालते हो तो क्या आपका पानी गर्म हो जाता है क्या, ये सोचो, खुद से दिमाग लगाओ ना, भगवान ने दिमाग दिया है, लिखा है तो खुद से भी तो सोच सकते हो। कभी ऐसा होता है आपने स्पॉन्ज को पानी में डाला और पानी गर्म हो गया, क्यों गर्म हो गया जी, क्योंकि स्पॉन्ज ने पानी को सोख लिया, जिससे हीट बाहर निकली और पानी गर्म हो गया। ऐसे तो हम लोग स्पॉन्ज डाल डाल के पानी गर्म कर लेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। दिमाग तो लगाओ, भगवान ने दिमाग दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्पॉन्ज को पानी में डालते हो तो ना तो उसमें एनर्जी निकलती है ना ही वो एनर्जी को गेन करता है भाई। इसका मतलब वहां पर कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है, मतलब खुद से भी सोचा करो ना बच्चों, भगवान ने दिमाग दिया है, ये जो दिमाग है ना भाई बहुत स्पेशल है, यूज इट। जब कोई स्टेटमेंट लिखा है तो खुद से आंसर दो चार के निकाल लिया करो, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, यहां से कुछ नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो हम घर पे ठंडी ठंडी में, आज राजस्थान में ठंडी बहुत पड़ती है, वो तो घर पे स्पॉन्ज ले आते, पानी में डालते, पानी गर्म, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब वहां पर कोई भी एनर्जी, वहां पर कोई भी एनर्जी ना तो बाहर निकलती है ना अंदर आती है।
अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर थोड़ा सा यूं हो जाते हैं। मैं उसका जवाब आपको देता हूं बच्चों। जब आप आईआईटीज में जाओगे, जब आप नीट में जाओगे, ऐसे बच्चों जैसे सवाल अगर आप प्रोफेसर से पूछोगे, वो कहेगा क्या आईआईटी करके आया है ये, इसका दिमाग तो चलता ही नहीं है। जब भी स्टेटमेंट लिखे हो तो आप अपना माइंड अप्लाई करो बच्चों पहले। जब तक आप इसने अपने मगज का यूज नहीं करोगे, ये जो 200 पौंड का मगज दिया है ना भगवान ने आपको, इसका यूज नहीं करोगे तो फायदा क्या है? जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसमें खुद का भी दिमाग लगा लो। आया समझ में? कई लिख रहे थे इसलिए बोल रहा हूं। पर मैं क्यों बोलता हूं, मैं उसको पॉजिटिव वे से लिया करो, नेगेटिव वे से नहीं। मैं आपके भले के लिए बोलता हूं। जब आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे, समझ में आता है, जब आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे तो आपको प्रूव कर रहे हैं यार कि आपने आईआईटी या नीट के जैसा एग्जाम क्रैक किया है। पता कैसे लगेगा? पता तो वैसे लगेगा ना कि आप एक्चुअल में सोच सकते हो, सोचने की क्षमता है आपके अंदर, उससे पता लगेगा। चलो, सो फाइनली हम लोग यहां पर फोकस करते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में 3 फर्क तो देख लिए। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ दिस इज ग्रेट थिंग। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज एक्चुअली यूनिफॉर्म। आप ध्यान दो कि स्पॉन्ज में पानी किस रेट से घुस रहा है, हर बार वो यूनिफॉर्म है। हर बार मतलब उसकी रेट चेंज नहीं होगी, हर बार यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की, तो मैं आप सबको बोलता हूं एक बात सुनो जरा सब लोग। भैया हमको पता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। अब मान लो कि ये सरफेस है, मान लो कि ये सरफेस है, और आप खुद से ही सोचो कि यहां पर अगर मॉलिक्यूल आके इसके अंदर एड्सॉर्ब होंगे और सरफेस को वो क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश। मान लो कि सारा का सारा सरफेस कवर हो गया, तो सरफेस तो बचा ही नहीं। अगर सारा का सारा सरफेस कवर हो गया तो सरफेस तो बचा ही नहीं। इन दैट केस रेट कम हो जाएगी ना एड्सॉर्प्शन की। मतलब ये है कि जब तक सरफेस खाली था रेट हाई थी, जब सरफेस पूरा तरह से भर गया रेट लो हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना में रेट चेंज होती है, इनिशियली हाई होती है, फाइनली धीरे धीरे कम होते जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एब्सॉर्प्शन में तो ये यूनिफॉर्म होती है। ये बहुत मजेदार है। तो फाइनली यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर कोशिश करो फोकस करने की। रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म, कभी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की तो वो कैसी होती है? रैपिड इन द बिगिनिंग, मतलब शुरू में तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर देखो फॉल्स डाउन लेटर, धीरे धीरे कम होते जाती है सिंस द एंटायर सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड, क्योंकि सारा का सारा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया गया है। और अगर सारा भर जाएगा तो रेट तो कम हो जाएगी ना अपने आप। आया सबको समझ में? सो फाइनली अब आते हैं हम लोग यहां पर आखिरी हमारा जो पॉइंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। एब्सॉर्बेंट कभी भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट यहां पर यूनिफॉर्म रहने वाली है। इट्स वेरी मच सिंपल। उसको सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं है एब्सॉर्प्शन को। लेकिन अगर हम लोग बात करें एड्सॉर्प्शन की तो यहां पर सरफेस एरिया से फर्क पड़ेगा। देखो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। एड्सॉर्प्शन को सरफेस एरिया से फर्क पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गाल अगर आपके छोटे हैं तो थप्पड़ मारने वाले का जो थप्पड़ का असर है वो कम ही बढ़ेगा। लेकिन अगर गाल आपके बड़े बड़े हैं, है ना, पापा का हाथ भी बड़ा है, तो इट्स अ सरफेस फिनोमिना। ट्राई करना, पापा को बोलना पापा सरफेस फिनोमिना देखते हैं। तो क्या करेंगे पापा? एक खींच के थप्पड़ देंगे। गाल अगर आपका बड़ा है तो थप्पड़ की आवाज तेज आएगी नहीं, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। मतलब सरफेस एरिया कम हुआ तो थप्पड़ की आवाज धीरे आएगी, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो थप्पड़ की आवाज तेज आएगी। तो सिंपल सी बात है कि सरफेस फिनोमिना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन एंड इन दैट केस एड्सॉर्प्शन इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है। लेकिन एब्सॉर्प्शन कभी भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इट इज वेरी क्लासिकल थिंग टू मेमोराइज। नाउ लुक एट इट, absorption and adsorption, this is the difference and we have a table in front of you. Please take a screenshot guys, एक screenshot ले लो इसका। 1 2 3। so guys यहां पर हम लोग खत्म कर रहे हैं आज का टॉपिक, यहीं पे खत्म। हमने देखना था कि एब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन होता क्या है और एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में फर्क क्या है। मैंने कंप्लीटली आपको एग्जांपल दी और अच्छे तरीके से समझाया। अगेन दिस टेक्नोलॉजी इज
पावर्ड बाय वेदांतु, और अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम लोग आसानी से इन चैप्टर्स को नहीं कर रहे होते। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में डिफरेंस चेक कर लिया था और हमने ये देखा था कि जो एडसॉर्प्शन फिनोमिना है वो क्या होता है, वो एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, मुझे किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, उसको अभी भी क्लियर नहीं है कि हम लोग एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट किसको बोलते हैं। सो मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो ये, लेकिन एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता कि एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट क्या है। तो हमारा पूरा चैप्टर है एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री, फोकस करना भाई। हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस फिनोमिनास को डील करते हैं, और सरफेस फिनोमिना है हमारे पास एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है। एडसॉर्प्शन में एक सब्सटेंस होगा जो कि एडसॉर्ब करेगा, दूसरा सब्सटेंस होगा जो भी एब्सॉर्ब होगा। मतलब ये सॉल्यूशन के जैसा ही होता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है आप जरा सोचो। सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर शामिल करेगा। सही है, तो सॉल्यूट घुलता है और सॉल्वेंट घुलता है। इसी तरह से एडसॉर्प्शन फिनोमिना में हमारे पास एक होता है एडसोर्बेंट, यहां लिखो, एक होता है एडसोर्बेंट। ठीक है, एडसोर्बेंट का आप कंपैरिजन किससे कर सकते हो, सोलवेंट से। देखो आप राइम मैच करेगा, एडसोर्बेंट सोलवेंट। और एक होता है एडसोर्बेट, क्या होता है, एडसोर्बेट। इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो किससे, सॉल्यूट से। बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। एक मुझे मेल मिला था, एक मेल रिसीव हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा बता देना, तो मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं। सरफेस केमिस्ट्री एडसॉर्प्शन फिनोमिना से डील करेगा। एडसॉर्प्शन फिनोमिना में आपको दो सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, एक जो वो सोखेगा, अपनी सरफेस पर चीजों को सोखेगा, दैट इज कॉल्ड एडसोर्बेंट। बी है ये, बेंट, और उसको हम लोग सॉल्वेंट से कंपेयर कर सकते हैं। एक वो जो खुद सूखेगा जाके, मतलब एडसॉर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड एडसोर्बेट, यानी कि सॉल्यूट। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम लिखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर किसी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कंबाइंड प्रोसेस हो रहा है, वहां पे एडसॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको फटाफट से देखो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, इसका टॉपिक का नाम लिखो, व्हाट इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर किसी प्रोसेस में एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा हो तो गाइज एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। ये ध्यान दो, हम उसमें से एब और एड दोनों निकाल देते हैं और फाइनली बचता है जॉर्प्शन। तो यहां पर ध्यान से देखना, कई बार ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों होते हैं, जिनको हम लोग जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। दी प्रोसेसेस इन विच एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना। बल्क का मतलब भी पूछा था किसी ने, बल्क का मतलब होता है बहुत सारा। आ गया समझ में? तो अभी हमें जॉर्प्शन समझ में आ गया। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि जॉर्प्शन आपको किधर देखने को मिलता है। ये देखो, डाइनिंग ऑफ फैब्रिक, जब आप फैब्रिक की डाइनिंग करते हो, ठीक है, डाइंग ऑफ फैब्रिक, जब आप फैब्रिक की डाइंग करते हो, डाई करते हो ना, आपने कभी देखा होगा, आपकी मम्मा कभी देखा हो तो व्हाइट दुपट्टा लेके उसको कलर करवाने को देती है, देखा होगा कभी आपने। तो वो कलर करवाने को जब वो देती है तो वो कहती है इसको रेड कर दो, कभी देखा होगा, पुराने जमाने में होता था, आजकल तो सीधे खरीदने लग गए। पर जो डाई करते हैं हम लोग फैब्रिक को, वो उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और एडसॉर्प्शन भी, कलर पूरा वो सोख भी लेता है और सरफेस पे भी दिखता है। इसको कंबाइंड में से हम लोग जॉर्प्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको समझ में आ गया कि जॉर्प्शन का मतलब क्या है। द फिनोमिना इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड जॉर्प्शन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। जिसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिया, डाइंग ऑफ फैब्रिक। ठीक है, अब मजे की बात, अगर आपने रिमूव कर दिया ऐसा सब्सटेंस जो सरफेस पे ऑलरेडी एडसॉर्ब हो चुका था, उसे अगर आपने रिमूव कर दिया, मींस द रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ध्यान देना, डिसॉर्प्शन। कोई पूछे कि डिसॉर्प्शन क्या होता है, भाई डिसॉर्प्शन इज अपोजिट टू एडसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन इज अपोजिट टू एडसॉर्प्शन।
मतलब अगर आपने कोई चीज सरफेस पर पूरी तरह से आ चुकी है, उसको आपने वापस से निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, एडसॉर्ब मॉलिक्यूल अगर आप बाहर निकाल लो सरफेस से, तो इसका मतलब उसको डिसॉर्प्शन कहते हैं बच्चों। बहुत सिंपल है, मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, अब इस पे ये एक्सटर्नल पार्टिकल आके मान लो चिपक गया, सरफेस पे चिपक गया, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। इसमें इस केस में ये वाला क्या कहलाएगा, एडसोर्बेंट, और ये जो आके चिपक रहा है वो क्या कहलाएगा, एडसोर्बेट। तो ये तो हो गया हमारे पास एडसॉर्प्शन। पर अगर आपने किसी तरह से वापस एडसोर्बेंट और एडसोर्बेट को अलग कर दिया, इस फिनोमिना को डिसॉर्प्शन कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन बच्चों। तो बहुत आसान है, ध्यान रखना कि अगर सरफेस से आपने अगर वापस से रिमूवल कर दिया तो यहां पर उसको डिसॉर्प्शन कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे, यहां पर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या, कितने तरह का होता है एडसॉर्प्शन, ठीक है। What are the types of adsorption? तो वो दो तरह का होता है, सब लोग फोकस करो। What are the type of adsorption? तो वो दो तरह का होता है, एक होता है फिजिसॉर्प्शन जो आज टॉपिक में भी लिखा हुआ है, एक होता है केमिसॉर्प्शन। ध्यान से सुनना उसको, एक होता है फिजिसॉर्प्शन, एक होता है केमिसॉर्प्शन। अब फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या फर्क है उसको ध्यान से समझो, वैसे तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है। केमिसॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शंस होंगी और एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेंगे। फिजिसॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये नाम से भी मालूम पड़ रहा है, बट आपको मैं डिटेल में कराऊंगा। टॉपिक का नाम लिखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिसॉर्प्शन, एक होता है केमिसॉर्प्शन। और आप सब लोगों को यह तो पता ही होगा ना, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ कौन सा बॉन्ड हैवी होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैवी होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैवी होते हैं, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हैवी होते हैं, बताइए, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हैवी होते हैं। मतलब समझिए कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैवी होता है। हैवी मतलब वी कैन से ज्यादा एक दूसरे को, दो मॉलिक्यूल्स को, दो एटम को आपस में पकड़ के रखता है। कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अदर वर्ड्स में बोलूं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्वियसली सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो सबको पता है ना, सबको समझ में आया। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमको सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमको सबको पता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, फिजिसॉर्प्शन में आपको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, जबकि आपको केमिसॉर्प्शन में कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इसका मतलब केमिसॉर्प्शन, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इसका मतलब फिजिसॉर्प्शन होगा। इट्स रियली वेरी सिंपल। केमिसॉर्प्शन जो होता है, केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनेंगे और केमिकल बॉन्ड का टेंडेंसी कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा। और फिजिसॉर्प्शन में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वहां पर आके सिर्फ सरफेस पर चिपकता है। फिजिसॉर्प्शन का एग्जांपल आप देख सकते हो, पानी जो है फाइनली अगर किसी सरफेस पर चिपका, बाद में आप उसको अलग भी कर सकते हो, वहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होते हैं, समझ में आ गया। बट देयर आर सम केमिकल रिएक्शन जिसमें एब्सॉर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में, एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन। तो मैं आपको डिटेल में कराता हूं, सब लोग लिखिए यहां पर फटाफट से। तो हमें यह समझना है कि भैया फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन होता क्या है, उसको डिटेल में करेंगे, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी चेक करेंगे। तो फटाफट से चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से समझना है इस चीज को, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड और नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप एक्चुअली एडसॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडसॉर्बेट एंड एडसोर्बेंट, एडसॉर्प्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये कैसे हो सकता है, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, ऐसा भाई के जैसा, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, जो दिखने में ऐसा कर रहा हो लेकिन उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो लटक रहे हैं, मतलब वीक हो, ठीक है। मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लाइक दिस, सही है। सो मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो सकता है, मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसका मतलब फिजिसॉर्प्शन हुआ है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब केमिसॉर्प्शन हुआ है, सिंपल सी बात है।
समझ में आ गया? सो अगर यहां पर एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वहां पर फिजिसॉर्प्शन हुआ है, और अगर एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई है तो उसको केमिसॉर्प्शन कहेंगे। सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। एक तरफ हमारे पास बाबा खली है और दूसरी तरफ हमारे पास एक पतला सा बंदा है, कोई भी ले लो, ठीक है? तो खली के सामने तो मैं भी पतला ही हुआ, तो अगर वीक है, ठीक है, वीक है तो फिजिसॉर्प्शन और स्ट्रॉन्ग है तो केमिसॉर्प्शन। सिंपल सी बात है। तो अब इसको और डिटेलिंग करते हैं, जरा ध्यान से इसको चेक कर लो फटाफट से। तो इसका मतलब टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड करता है एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फिजिसॉर्प्शन कहलाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दोनों के बीच में यानी कि कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? यहां पर क्या कहलाएगा? केमिसॉर्प्शन। और एक्चुअल में इस चीज को बताने वाला कौन था? लैंगम्यूर। एक्चुअली यहां पर इस चीज को डिस्कवर करने वाला कौन था? अमेरिकन केमिस्ट था जिसको हम लोग लैंगम्यूर के नाम से जानते हैं, जिसने अपना एक आइसोथर्म भी दिया था विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको वो ध्यान से देखना है कि भैया अब यहां पर जो चीजें आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो फाइनली हमने ये समझ लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो सकता है जिसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इट मे बी स्ट्रॉन्ग जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एक्चुअली यहां पर अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा जिसको फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, और अगर हमारे पास यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे तो केमिसॉर्प्शन होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम लोग केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये एडिटिव नाम है और कुछ भी नहीं है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब फिजिसॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन मतलब केमिसॉर्प्शन, खत्म हो गई बात। अब हमें क्या देखना है? फाइनली यहां पर डिफरेंस चेक करने हैं। सब लोग लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। हमें यहां पर फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस को चेक करना है। टॉपिक का नाम लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने से पहले बच्चों आप लोग नोट डाउन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप लोग याद करो कि ये जो फिनोमिना होता है जिसमें एक सरफेस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके स्टिक होता है, तो एक्चुअली अगर स्टिक हो रहा है तो दैट मींस इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से यहां से एक एनर्जी रिलीज होगा। समझ में आता है? एनर्जी रिलीज होगा जिससे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए तो एड्सॉर्प्शन होता है। और हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन फिनोमिना एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होती है, वी ऑल नो। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। अब ध्यान दो, उससे पहले नोट डाउन करो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन? मैं आपसे अगर कहूं कि किसी एडसोर्बेंट के, ध्यान से सुनना, दिस इज एडसोर्बेंट, किसी एडसोर्बेंट के सरफेस पर अगर एक मोल एडसोर्बेट, बहुत सिंपल है, एक मोल एडसोर्बेट आके एडसॉर्ब हो जाए। दोबारा सुनना, किसी एडसोर्बेंट के सरफेस पर अगर एक मोल एडसोर्बेट आके क्या हो जाए? एडसॉर्ब हो जाए, तो उस केस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इट्स वेरी इजी, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये बहुत आसान है, इट्स रियली वेरी इजी। दोबारा समझाओ तो सीधे शब्द बहुत ही क्लियर है, इट इज वेरी सिंपल। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब जब एक मोल एड्सोर्बेट किसी भी एड्सोर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो जाता है तो उस केस में जितनी एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है एक्चुअली दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इट्स रियली वेरी इजी, ये बहुत आसान है। सबको क्लियर हो गया? सो ये मतलब निकलता है इसका। अब हम चलते हैं आगे, विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। हम लोग यहां पर फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस को चेक कर रहे हैं। सब लोग लिखिए द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन गाइस। तो यहां पर टेबल आपके सामने, एक एक चीज को मैं यहां पर स्पेसिफिकली समझाऊंगा, बहुत ध्यान से उसको चेक करना ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन? लिखो अपनी कॉपी के अंदर फटाफट से, ठीक है? ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। एक एक चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से उसको चेक करना, इस पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला डिफरेंस चेक करो, द मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द सरफेस सिंपली बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि फिजिसॉर्प्शन एक्चुअली क्या होता है, ये एक वीक अट्रैक्शन होता है एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में, सिर्फ आगे चिपक रहा है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? एक्चुअली इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस इतना ही है।
which is very weak in nature. तो यहां पर weak van der Waals force of attraction होते हैं in the case of Physisorption. Now this is very much important कि यहां पर weak van der Waals force of attraction होते हैं. Now this is the difference number 1 between the Physisorption and Chemisorption. Because Chemisorption के अंदर बच्चों डिफरेंस क्या होता है, यहां पर weak van der Waals force of attraction होते हैं, जबकि यहां पर chemical bonds बन जाते हैं like covalent bonds. यहां पर केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स. दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. केमिसॉर्प्शन में मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि यहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन. एंड वी ऑल नो दैट केमिसॉर्प्शन एक्चुअली जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब दूसरे पर चलते हैं. सेकंड, इट इज रिलेटिवली वीक. ऑब्वियसली वीक होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा वीक है. As compared to Chemisorption, it is relatively strong. क्यों? क्योंकि यहां पर covalent bond बनेंगे. Chemical bonds are really very strong as compared to van der Waals force of attraction. We all know it's very simple. जो second difference है, I think वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर second difference इन दोनों के बीच में क्या है. अब जो third difference है वो भी बहुत स्पेशल है. जो third difference है वो आप जरा दिमाग लगाओ. कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस कम एनर्जी रिलीज होगी. ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सिंपल सी बात है भाई. इन दोनों के बीच में सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी. और अगर बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. इट्स वेरी सिंपल. तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. उसको जरा ध्यान से आप चेक कर लेना. नाउ लुक एट इट. थर्ड, the heat of adsorption is low. और उसकी वैल्यू कितनी है फिजिसॉर्प्शन के अंदर? ओनली 20 to 40 किलोजूल पर मोल. इससे ज्यादा नहीं है. The heat of adsorption is 20 to 40 किलोजूल पर मोल. That's it. But as compared to this, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर heat of adsorption बहुत ज्यादा है. यहां पर 40 से 200 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. यानी कि इसका मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. सो यहां पर कम है एनर्जी रिलीज, यहां पर ज्यादा है एनर्जी रिलीज. ये आपको ध्यान से देखना है, ये फोकस करना है. नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया? दिस थिंग इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान रखना है कि इस केस में कम एनर्जी रिलीज होती है जबकि इस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. अब देखो आगे. नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहां पर हो गया. तीसरा डिफरेंस हमने चेक कर लिया. अब मजे की बात, अगर हम फिजिसॉर्प्शन की बात करें तो फिजिसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल का मतलब समझिए कि मान लो कि इसके और इस मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ फिजिसॉर्प्शन है, तो आप इसको दोनों को एडसोर्बेंट और एडसोर्बेट को अलग कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. ये रिवर्सिबल है. आके चिपक भी सकता है और निकाला भी जा सकता है. क्लियर हो गया? आके चिपक भी सकता है और इसको आप अलग भी कर सकते हो. ठीक है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल होता है. लेकिन केमिसॉर्प्शन में जो दो मॉलिक्यूल आपस में चिपके हैं, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, बाद में उनको अलग करना बहुत मुश्किल है. मतलब सेम फॉर्म में तो वो बाहर नहीं निकल सकते. सो दिस इज डिफरेंस नंबर 4 कि ये इरिवर्सिबल होता है जबकि ये रिवर्सिबल होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल एंड केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल. मतलब आपने जो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं केमिसॉर्प्शन के केस में, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, तो फाइनली उसी फॉर्म में वो दोनों अलग नहीं हो सकते. इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है. बहुत ध्यान से इसको चेक करना. मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा. तो यहां पर हमने फोर्थ डिफरेंस कर लिया फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में. फिजिसॉर्प्शन एक्चुअली रिवर्सिबल होता है जबकि केमिसॉर्प्शन एक्चुअली इरिवर्सिबल होता है. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर. पांचवा पॉइंट चेक करो. फिफ्थ पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. यहां पर देखो, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेयर. फिजिसॉर्प्शन एक्चुअली मल्टीलेयर्स बना सकता है सरफेस पर. ठीक है, ये भी अगेन इंटरेस्टिंग है. आपने देखा होगा, अगर आपने पानी को लकड़ी के टुकड़े पे सूखते देखा है तो वो सरफेस पर नीचे तक होता है. मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी और तीसरी मल्टीलेयर बना सकता है. ये देखिए, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, इस तरह से फिजिसॉर्प्शन पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन केमिसॉर्प्शन में मल्टीलेयर नहीं बनती है, मोनोलेयर बनती है. सिर्फ एक लेयर बनती है. एक बार सरफेस कवर हो गया मतलब केमिसॉर्प्शन वहीं खत्म. फिजिसॉर्प्शन में फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर लेयर टू लेयर एक्चुअली वहां पर एडसॉर्प्शन पॉसिबल होता है. सो दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पांचवा पॉइंट पे आप गौर करो. वी हैव 5 पॉइंट्स इन दिस स्लाइड कि भैया फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है. तो फिजिसॉर्प्शन में मल्टीलेयर बन सकती हैं
ठीक है, यानी कि एडसोर्बेट एडसोर्बेंट पर मल्टी लेयर में एडसॉर्ब हो सकता है, लेकिन केमिसॉर्प्शन के केस में ऐसा नहीं होता। यहां पर एक लेयर बनेगा, उसके बाद अगर सरफेस खत्म तो उसके बाद कोई सेकेंड लेयर नहीं बनने वाला है। That's how we can conclude or we can differentiate between the physisorption and chemisorption। सबको समझ में आता है? हम लोग फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में इस तरह से डिफरेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहां से साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कुछ और यहां पर बाकी हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5। तो फाइनली यहां पे आपने आई थिंक फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में जो फर्स्ट स्लाइड थी उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे, इसके आगे भी डिफरेंसेस बाकी हैं, खत्म नहीं हुए हैं। अब आ जाओ सबसे पहले फिजिसॉर्प्शन में जो अगला डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के बाद ये छठा डिफरेंस है। एक्चुअली फिजिसॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर होता है? फिजिसॉर्प्शन को आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि जो पानी एक्चुअली पानी कंडेंस हो जाता है, अगर पानी का एड्सॉर्प्शन हो रहा है सरफेस पे, तो पानी किसी की भी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। बाद में हीट दोगे तो वो अलग भी हो सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब फिजिसॉर्प्शन एक्चुअली स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होता, उसको सरफेस मिलना चाहिए, वो चिपक जाएगा। बात समझ में आता है? तो किसी भी सरफेस पर चिपक सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी सरफेस मिलेगा चिपक जाएगा। लेकिन केमिसॉर्प्शन ऐसा नहीं होता। केमिसॉर्प्शन इज एक्चुअली अ स्पेसिफिक फिनोमेना, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट। केमिसॉर्प्शन सिर्फ तभी होता है जब एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में पॉसिबिलिटी हो, एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में पॉसिबिलिटी हो बॉन्ड फॉर्मेशन की, तभी होगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। सबको ध्यान आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ध्यान से समझ लेना। फिजिसॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, जबकि केमिसॉर्प्शन यहां पर स्पेसिफिक होता है। यह तभी होगा जब एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट्स रियली वेरी स्पेसिफिक। फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंस है, ठीक है। अब अपन आते हैं भैया नेक्स्ट पर। नाउ अब आ जाओ अगला डिफरेंस क्या है। नाउ इट अकर्स, ऑब्वियसली आप खुद से सोचो, पानी अगर एड्सॉर्ब हो रहा है तो सरफेस पर, ठीक है, ये लो टेम्परेचर पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कंडेंस तो नहीं होगा अदरवाइज पानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो। इसका मतलब फिजिसॉर्प्शन आपको लो टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। इट अकर्स एप्लीकेबली only at lower temperature. The extent of adsorption decreases if the temperature increases. Really very simple. It's really very important कि भैया यहां पर लो टेम्परेचर पर फिजिसॉर्प्शन होता है, लेकिन अगर केमिसॉर्प्शन की बात करो तो वो बहुत ही स्पेशल है। It occurs at all temperature बच्चों। केमिकल एड्सॉर्प्शन कितने भी टेम्परेचर पर हो सकता है। फिजिसॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर होता है, लेकिन केमिसॉर्प्शन एक्चुअली कोई भी टेम्परेचर पर कराओ केमिसॉर्प्शन पॉसिबल है। इवन इनफैक्ट इन लोअर टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर केमिसॉर्प्शन पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी जिस वक्त क्रॉस कर ली उसके बाद डेफिनेटली आपको मालूम ही होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो हर तरह के टेम्परेचर पर यह पॉसिबिलिटी बनती है केमिसॉर्प्शन की। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस को कंप्लीट कर लिया। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों। सो फाइनली यहां पर हमने फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस को चेक कर लिया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं फटाफट से। एग्जांपल खतरनाक है। एग्जांपल्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं एड्सॉर्प्शन का, आप सबको पता होगा कि जो चारकोल होता है, चारकोल क्या करता है? चारकोल गैसेस को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली दैट इज द फिजिसॉर्प्शन फिनोमेना। जो चारकोल होता है वो गैसेस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। दैट इज एक्चुअली क्या होता है? दैट इज द एड्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन फिनोमेना। इसलिए आप लोगों को पता होगा जो मास्क इस तरह से हम लोग यूज करते हैं उसमें चारकोल होता है। ये पता होना चाहिए आपको। ये जो मास्क ये यूज किया जाता है स्पेशली माइंस में, उसके अंदर यहां चारकोल होता है। तो माइंस में आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड एयर होती है। तो जब वो पॉल्यूटेड एयर इसमें से जाएगी तो जो चारकोल जो अंदर है वो क्या करेगा? गैसेस को सोख लेगा, ठीक है। जो हैवी गैसेस होती है उनको सोख लेगा। तो वहां पर आपकी जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड एयर वो साफ हो जाती है और ऑक्सीजन आपको मिलती है।
चारकोल का मतलब वी कैन से कंपेयर विद कार्बन, कोल नहीं देखा, कार्बन, उसी की बात हो रही है। सो फाइनली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन। वहां पर अपनी सरफेस पर सोखता है बस, वो फिजिसॉर्प्शन है, वो उनके साथ कुछ बॉन्ड नहीं बना रहा होता है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियर होता है। अब ये थे फिजिसॉर्प्शन के एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे किसके एग्जांपल, हम लोग यहां पर केमिसॉर्प्शन के एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ केमिसॉर्प्शन पे गौर करो। सबसे पहले ऑक्सीजन ऑन, देखो केमिसॉर्प्शन के एग्जांपल। जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किससे, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से। हमको पता होना चाहिए कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये तीनों के तीनों नोबेल मेटल हैं। जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करती है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या करता है, अपर लेयर बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है एक्चुअली इनके साथ में। तो ऑक्साइड बनाया तो कैसे बनाया, वहां पर केमिकल बॉन्ड बने हैं। फिजिसॉर्प्शन तो नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ सरफेस पर थोड़ी चिपकी है। उसने क्या किया है, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम के साथ केमिसॉर्प्शन किया है, केमिकल बॉन्ड बनाया है। दीज आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हो निकल की प्रेजेंस में, तो उस केस में भी एडसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन है। उस केस में भी हाइड्रोजन निकल की सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट जब हाइड्रोजन यहां पर सरफेस पर चिपकता है तो। बट मजे की बात आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। देखो, व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एडसॉर्ब ऑन द ग्रेफाइट सरफेस। ग्रेफाइट क्या होता है बताओ, ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है। मजे की बात देखो, जब आप कार्बन का एक फॉर्म है, तो कार्बन पे जब आप ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है बेसिकली, ठीक है, जब ये एटॉमिक ऑक्सीजन, उसको लिखने का तरीका ये लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। एडसॉर्ब जब होती है ना ग्रेफाइट की सरफेस पर, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा फोकस करो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली जब ऑक्सीजन ग्रेफाइट की सरफेस पे एडसॉर्ब होती है तो बेसिकली वो क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मजे की बात ये है कि जब आप उस पर्टिकुलर ग्रेफाइट की लेयर से अगर आप उस गैस को वापस निकालना चाहो तो आप क्या करो, वहां पर कुछ ना कुछ फिजिकल फिनोमेना आप करोगे उसके साथ, जिससे वो दोनों अलग अलग हो जाए, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट अलग हो जाए। आप जब ये काम करोगे तो मजे की बात यह है कि वहां पर ऑक्सीजन अलग नहीं होगा कार्बन से, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। बहुत बढ़िया बात है। मैं दोबारा जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं जरा उसको समझना। मैं बहुत सिंपली तरीके से ये बोल रहा हूं कि जब ग्रेफाइट आप नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो वहां से वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है और ये केमिसॉर्प्शन हुआ है। एक्चुअली कार्बन की सरफेस पर, ग्रेफाइट की सरफेस पे ऑक्सीजन आया, उस ऑक्सीजन ने ग्रेफाइट से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद उसने कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म की। समझ में आता है? तो अब आपको पता लग गया कि ये ग्रेफाइट है, ठीक है, ये ग्रेफाइट है और इस ग्रेफाइट की सरफेस पर यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन आया तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, तो सरफेस पर अब कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब अगर आपने किसी फिजिकल मीन से इन दोनों को अलग किया तो यहां से ग्रेफाइट अलग हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट अलग हो जाएगा, लेकिन यहां से ऑक्सीजन अलग नहीं होगी, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। मतलब ग्रेफाइट से एक्चुअली सरफेस का कार्बन यहां से गायब हो चुका है जिसने ऑक्सीजन से रिएक्ट की थी। अब आप खुद ही देखो, इसीलिए कहते हैं कि फिजिकल फिनोमेना से ये इरिवर्सिबल है, आप वापस ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको आपको नोट डाउन करना है कि ग्रेफाइट अगर ऑक्सीजन को आया तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन आया सरफेस पर, लेकिन इस कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर आप इन दोनों को अलग करोगे तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रेफाइट अलग होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बच्चों। नाउ दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ऑक्सीजन यहां से अलग नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं कि ये जो केमिसॉर्प्शन होते हैं बेसिकली दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इनिशियली जो आप लेके चले थे, फाइनली आपको अगर आप उनको अलग करने जाओगे तो वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आपने इनिशियली ली थी। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनिशियली क्या था, इनिशियली हमारे पास कार्बन था और ऑक्सीजन थी। फाइनली क्या है, फाइनली कार्बन तो है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे सब लोग। स्पेसिफिकली लिखा हुआ है व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एडसॉर्ब ऑन द ग्रेफाइट सरफेस कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। बट जब आप इनको अलग करने जाओगे, व्हेन हीटिंग द सरफेस आफ्टर एडसॉर्प्शन कार्बन मोनोऑक्साइड इज रीडिसॉर्ब, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग केमिसॉर्प्शन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस क्योंकि जो आपने इनिशियली लिया था फाइनली वैसा कुछ है ही नहीं। सो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट।
फाइनली अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, और अब जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप चाहो तो पिछली वाली स्लाइड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4। तो फाइनली फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्चुअली एडसॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर फैक्टर देखो, सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो। एक्चुअली एडसॉर्प्शन के केस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एडसोर्बेट और दूसरा होता है एडसोर्बेंट। वी ऑल नो एडसोर्बेट का मतलब सॉल्यूट, एडसोर्बेंट का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। अब इनको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करेंगे, तो यहां पर पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एडसोर्बेंट। एक्चुअली जो सोखने वाला है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ एडसोर्बेंट, अब इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और कैसे इफेक्ट करता है वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। पहले हम लोग फैक्टर देख लेते हैं। पहला हो गया नेचर ऑफ एडसोर्बेंट, दूसरा हो गया नेचर ऑफ एडसोर्बेट, ऑब्वियसली तीसरा हो गया टेम्परेचर, और एक्चुअली जो थर्ड फैक्टर है विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, जो तीसरा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है टेम्परेचर। इस पे तो सारी आइसोथर्म लिखी हुई है, यहीं पे आपको मजा आएगा एक्चुअली, और ये फैक्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। टेम्परेचर एट द सेम टाइम ये वाला फैक्टर प्रेशर। ध्यान दो, यहां पर ये जो नीचे वाली जो आइसोथर्म लिखी हुई है वो तो प्रेशर पर है, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर पर भी है कुछ चीजें एक्चुअली जो कि काफी ज्यादा काम की है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। यहां पर तो आपको प्रेशर के टर्म पे क्या मिलेगा, आइसोथर्म्स, ठीक है। फ्रुंडलिच का आइसोथर्म, लैंगम्यूर का आइसोथर्म, वो प्रेशर के टर्म पे लिखा गया है और उनको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको जो आइसोथर्म देखने को मिलेंगी जैसे कि फ्रुंडलिच और लैंगम्यूर की, वो तो होंगी प्रेशर के टर्म में, और टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको देखना है। तो ये चार फैक्टर आप नोट डाउन करो कि ये चार फैक्टर है, और एक्चुअली यहां पर अगर हमने ये खत्म कर लिया तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि 60% चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। तो यहां पर फोकस करो कि वी हैव 4 फैक्टर्स। एक्चुअली इन फैक्टर्स, ये जो फैक्टर है वो सीधे सीधे एडसॉर्प्शन फिनोमेना को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये चार फैक्टर हैं जो कि एडसॉर्प्शन फिनोमेना को अफेक्ट करते हैं। नाउ दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एडसोर्बेंट, सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ एडसोर्बेट, थर्ड फैक्टर इज प्रेशर एंड फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। अब इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, एक एक को हम लोग आगे लेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो फटाफट से सिंपल वाले खत्म कर लेते हैं। नेचर ऑफ एडसोर्बेंट आप सब लोगों को पता होगा, देखो थियोरेटिकल चैप्टर है, ध्यान से समझना, सही में बहुत आसान है, ठीक है, उसको ध्यान देना। तो अब देखो नेचर ऑफ एडसोर्बेंट पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान दो। एक्चुअली एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, हम सबको पता है, यस और नो। एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, वी ऑल नो, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब जो एडसॉर्प्शन होता है वो एडसोर्बेंट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा आप सरफेस प्रोवाइड करोगे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है। इस एग्जांपल को आप कैसे समझ सकते हो, इस एग्जांपल को समझ सकते हो इससे, देखो आपके पास एक बकेट में पानी है, सपोज एक बकेट में पानी है, ठीक है, ये पानी है, और इतना ही पानी अगर मैं फर्श पे फैला दूं, यही पानी है जो कि मैंने फर्श पे फैला दिया, और यहां से सनरेज आ रही हैं, चेक करना, यहां से सनरेज आ रही हैं। आप लोग बताओ कि इन दोनों में से वेपोराइजेशन किसका सबसे ज्यादा होगा, पहले होगा। ऑब्वियसली फर्श पे गिरे हुए पानी का वेपोराइजेशन आसानी से होगा एज कंपेयर टू बकेट में पड़ा हुआ पानी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सरफेस पे जो आपके पास वाटर है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, नीचे वाला पानी तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको वेपोराइज होने में काफी टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस। इसमें तो सारा पानी फैला हुआ है, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा मतलब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे यहां पर चारकोल लिया तो चारकोल को सॉलिड फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में नहीं रखते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो आप पाउडर फॉर्म में रखोगे तो डेफिनेटली यहां पर एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में एक एक टुकड़ा
यहां से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और पार्टिकल्स का सरफेस एरिया फाइनली बढ़ गया है और पाउडर फॉर्म में फाइनली एड्सॉर्प्शन ज्यादा मिलेगा आपको। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, मेटलर्जी में भी पढ़ रखा है हमने, मेटलर्जी में भी पढ़ा है कि मेटलर्जी में ओर को, जो ओर आपको मिलती है उसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं रखते हम लोग, उसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं जिससे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। ये सबको पता होना चाहिए। इट्स रियली वेरी सिंपल। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इट्स रियली वेरी सिंपल। तो यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। इसके लिए हम कभी भी यहां पर एड्सॉर्प्शन के लिए जो हमने लिया है एड्सोर्बेंट, उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पहली चीज तो ये सबको समझ में आ गया। तो यहां पर फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस आर गुड एड्सॉर्बेंट एज दे आर प्रोवाइडेड अ लॉन्गर और लार्जर सरफेस एरिया। हमेशा वो ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं, इसलिए यहां पर एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक फैक्टर। जैसे हम लोग एक और सिंपल सी चीज देखते हैं, एक है हमारे पास स्मूथ सरफेस, किसका? एड्सॉर्बेंट का, और एक एड्सॉर्बेंट का रफ सरफेस है। तो आप हमेशा याद रखो रफ सरफेस पर, खुद से ही दिमाग लगाओ, ये सिंपल सी चीज है। रफ सरफेस पर देखो, नीचे रफ सरफेस पर आपको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा एज कंपेयर टू स्मूथ। ठीक है, तो इसका मतलब रफ सरफेस पर बहुत अच्छे तरीके से एड्सॉर्प्शन होगा एज कंपेयर टू स्मूथ। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स स्मूथ एरिया में इतने ज्यादा बाहर नहीं है जितने रफ एरिया में बाहर हैं। अपना मगज लगाओ तो सिंपली समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको काम देनी है। रफ सरफेस प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, तो इसका मतलब यहां पर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना ज्यादा होगा। ठीक है, और मजे की बात, एक होता है चारकोल, एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। अब यहां से भी फर्क पड़ता है। देखो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनाओगे? आप उसको बर्न करो, बर्न करने से आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिलेगा। एक्टिवेटेड चारकोल दैट हैज बीन हीटेड अदरवाइज ट्रीटेड टू इंक्रीज इट्स एड्सॉर्प्शन पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चारकोल को सूखा लेते हो और एज कंपेयर टू चारकोल को आप एक्टिवेट करते हो, मतलब हीट करते हो, बर्न करते हो, तो ये वाला ज्यादा एक्टिवेटेड है, ज्यादा सोखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो आपको एक एक एग्जांपल क्लियर होना चाहिए कि भैया एड्सॉर्प्शन किधर ज्यादा होता है। रफ में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मूथ, एक्टिवेटेड चारकोल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू भुजा हुआ चारकोल। समझ में आता है? इसको कैसे समझ सकते हो? आपने कभी देखा सर्दियों में एक तो भुजी हुई राख होती है और एक बिल्कुल अभी राख बनी है, उसमें छोटे छोटे से अंगारे हैं। तो राख में जो छोटे छोटे से अंगारे हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। समझ में आ गया? उसमें थोड़ा सा भी आग चिंगारी दोगे तो आग पकड़ लेगा, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा एज कंपेयर टू चारकोल जो कि बुझ गया ड्राई फेज में है, तो उनमें इतना अच्छा एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। ये बड़ी कॉमन सी चीज है जो आपने सर्दियों में देखी होगी। बाहर हाथ सेकते हो ना आप लोग, तो मॉम डैड क्या देखते हैं? एक्टिवेटेड में ज्यादा होगा भाई, एक्टिवेटेड चारकोल में ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एड्सॉर्प्शन की पावर ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना आपको, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये चीजें बहुत ही कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगला जो है नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, उसको बच्चों हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहां पर फिनिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी क्लासेस पेंडिंग है। ये रूम थोड़ा बिजी रह रहा है आज, क्योंकि आज मंडे है। अगली बार में हम लोग एड्सोर्बेट ये वाला पढ़ेंगे और प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है उसको पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तब तक इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो। नेचर ऑफ एड्सोर्बेट फटाफट से लिखिए। नेचर ऑफ एड्सोर्बेट मतलब जो एक्चुअली सरफेस पर अपने आप को एड्सॉर्ब करवाने आएगा, उसके नेचर पर भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान दो, नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, ज्यादातर एड्सोर्बेट में क्या देखने को मिलेगा आपको? गैसेस। ध्यान लगाओ, नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, और ज्यादातर एड्सोर्बेट के केस में आपको गैसेस एड्सॉर्ब करते दिखेंगी। क्लियर हो गया? सरफेस पर ज्यादातर गैसेस दिखेंगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, एक्चुअल में इको प्रॉब्लम आ रहा है क्या? डबल वॉइस, एक सेकंड रुको बच्चों। ओके, अब क्लियर है? अब देखो एक बार प्लीज, ऑडियो क्लियर है? एक बार ध्यान से अब सुन लो, आवाज गूंज रहा है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बच्चों? प्लीज एक बार बताओ। नहीं,
इको प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। हेलो हेलो हेलो, अभी क्लियर है बच्चों? अब बताओ एक बार, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी बताओ, अभी क्लियर है? यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। अभी क्लियर है ना? ध्यान से सुन पा रहे हो, इजीली सुन पा रहे हो मेरी आवाज को? अभी सही है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, थैंक यू सो मच। तो अब अगला टॉपिक लिखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ध्यान से लगाओ, दैट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ज्यादातर आपको नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में एड्सॉर्बेट जो देखने को मिलेगा वो होगा जी गैसेस। अब मेरी आवाज ध्यान से सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, एक्चुअली उस केस में उस गैस के लिए जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होगा वो बहुत तेजी से होगा। सिंपल सी बात है, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं उस केस में एड्सॉर्प्शन फिनोमिना इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्लियर होता है सब लोगों को? सो इसका मतलब क्या है, जरा देखो, इजीली लिक्विफाई गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट, जो कि आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं और बहुत आसानी से एड्सॉर्प्शन फिनोमिना दिखाती हैं, मतलब उस केस में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है। और ये चीज आपने कहां पढ़ी हुई है? ये चीज आपने गैसेस स्टेट में पढ़ी हुई है, ठीक है? कहां पे? रियल गैस इक्वेशन में जो ए की वैल्यू आती थी, अगर ए की वैल्यू ज्यादा होती है, इसका मतलब अगर ए की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो आसानी से गैस लिक्विफाई हो जाती है, जैसे कि हमने देखा था अमोनिया के केस में। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। अब मजे की बात देखो, हमने ये समझ लिया कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है, एक्चुअली वो क्या होगा, बेसिकली जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है एक्चुअली उसमें एड्सॉर्प्शन फिनोमिना बहुत अच्छा होगा। सो यहां पर देखो, इजिली लिक्विफाइड गैसेस मींस हैविंग हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, जिसकी इजी टेंडेंसी होती है लिक्विफाई होने की, इसका मतलब वो बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, इसका मतलब सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। शुड हैव अ ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ऑब्वियसली अगर वो लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बड़े ध्यान से समझना, इस लिक्विफिकेशन को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर से जोड़ सकते हैं, और ये चीज आपने पढ़ रखी है गैसेस स्टेट में, अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान से इसको समझना। जिस गैस का, लिखो सब लोग, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन आसान होता है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उस गैस का लिक्विफिकेशन बहुत ही आसान होता है। ध्यान से समझो और सब लोग नोट डाउन करो। द गैस विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, वो बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विफाई इजीली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट आपने कहां पर पढ़ा हुआ है? ये कॉन्सेप्ट आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है? और जिसको नहीं पता, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा चुका हूं, आप एक बार जाके जरूर चेक करना। स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत आसानी से क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था। एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जिसके बियॉन्ड गैस को लिक्विफाई करना क्या होता है? बेसिकली मुश्किल होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। बच्चों आया समझ में? सो यहां पर उसकी, यहां पर हम लोगों ने डेफिनेशन भी मेंशन कर रखी है। फॉर अ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, अबव दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में ये ग्राफ देखा होगा, अगर आपने टेम्परेचर के बीच में देखा है तो वो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है लिक्विफिकेशन के लिए, ठीक है? और ये जो ग्राफ है बेसिकली, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा हुआ है तो एक्चुअली ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बेसिकली किसी भी गैस के लिए। ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना किसी गैस के लिए जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा, वो उतनी आसानी से लिक्विफाई हो सकेगी। इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़े आसान तरीके से कहां पे बने हुए हैं? कहां पे बने हुए हैं? गैसियस स्टेट में मैंने पढ़ा रखे
रखें, आप एक बार जाके देखो इस पे, आप एक बार वीडियो सर्च करो, आपको सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब बहुत ध्यान से समझना भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी गैस का ज्यादा है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे भी समझाऊंगा। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी एड्सॉर्प्शन भी आसान होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है, उसकी एड्सॉर्प्शन आसान होगी, और जो गैस आसानी से लिक्विफाई होता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, जिस भी गैस का, ठीक है, उसका एड्सॉर्प्शन बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। अब इसको मैं डेटा के थ्रू प्रूव करता हूं, जरा ध्यान से इसको समझना। नाउ दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट बच्चों, ज्यादातर इसमें गैसेस लेते हैं हम लोग, और जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, एक्चुअली उसको आप एड्सॉर्ब कराना आसान रहता है। अब यहां पर एक टर्म और आती है, दैट इज लिक्विफिकेशन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसकी लिक्विफिकेशन आसान होती है। इट्स रियली वेरी सिंपल। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में मैंने आपको सब चीज समझा दी। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ और चीजें दिखाता हूं, जिसको आप बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहां देखो, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, लुक एट इट, जो मैंने बोला, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, more easily it will be liquefied. Note down this thing. Now this is really very important. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Higher the critical temperature of the gas, more easily it will be liquefied. बहुत आसान तरीके से वो लिक्विफाई हो जाती है। Hence adsorbed to the greater extent, मतलब आसानी से ज्यादा एड्सॉर्ब होगी सरफेस पर। ओके, अब इसको मैं क्या करूंगा, डेटा के थ्रू समझाता हूं आपको। जरा ध्यान से देखो। नाउ वी हैव अ डेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं गैसेस को। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पे मैंने लिखा है गैसेस को। कौन कौन सी गैसेस ली हैं? SO2, NH3, CO2, CH4, CO, N2 and H2, हर तरह की गैस ले ली मैंने। अब इन गैसेस के लिए मैं यहां पर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बता रहा हूं, और मैंने आपसे क्या कहा, जितनी ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी, ठीक है, उसका लिक्विफिकेशन उतना ही आसान होगा। अब ये डेटा को आपको याद नहीं करना है, पर ये डेटा आपको कुछ कह रहा है, जरा उसको समझ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहां पर देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी दिखाऊंगा। अब देखो, आप लोग देखो, SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 430। अमोनिया कितना है? 406। मतलब यह बात बिल्कुल तय है कि अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 से कम है। इसका मतलब अमोनिया का एड्सॉर्प्शन SO2 से कम होगा। समझ में आ गया? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा, उसकी एड्सॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 430, तो इसकी एड्सॉर्प्शन हो रही है 380 के अराउंड। इसका टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर 406, इसकी एड्सॉर्प्शन मात्र 180 हो रही है। इट्स ओनली 180 इन ml। बहुत ही बढ़िया आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं डेटा वाइज, इसको ध्यान से समझना। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझ रहा हूं इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी एड्सॉर्प्शन भी उतनी ज्यादा होगी। अब आप डेटा के थ्रू समझो, 430, 406, अब देखो यहां से यहां जा रहे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर घटते जा रहा है। 304, 190, 134, 126 और 33। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर घट रहा है, तो नीचे देखो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी घट रहा है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी घट रहा है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको डेटा याद नहीं करना, आप ये दिमाग लगाओ कि क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का ज्यादा होगा, उसकी एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, क्योंकि एक्चुअल में उसकी लिक्विफिकेशन आसान होगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर एक बहुत ऐसे लेवल का टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वो क्या होना चाहिए, किसी भी गैस के लिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उस तक वो पहुंचे ही नहीं। इसलिए कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा, उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा, क्योंकि उसका लिक्विफिकेशन आसान होता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और इसी तरह से उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डिक्रीज हो रहा है।
मतलब वो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डिक्रीज हो रहा है। और खास बात, एड्सॉर्प्शन भी डिक्रीज हो रहा है। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, साइंस का मतलब ही टेबल से और ग्राफ से होता है। अगर आप टेबल और ग्राफ को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको आप लोग अपनी कॉपी के अंदर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जिसको अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में समझना है तो मैं उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप प्लीज एक बार जाके YouTube पे सर्च करना, आपको बहुत आसानी से यह समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं तो हमें यह समझ में आ गया कि एक्चुअली ऑब्वियसली एड्सॉर्बेट यानी गैस पे डिपेंड करता है। गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई हो सकती है उसका एड्सॉर्प्शन उतना आसान है। ये अपने दिमाग से खुद भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली अब जरा ध्यान से देखो, 10 द गैसेज सच एज SO2, Cl2, अमोनिया एक्सेट्रा इज इजीली लिक्विफाइड। और अगर ये आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं इसका मतलब द एड्सॉर्प्शन इज ग्रेटर। सिंपल सी बात है, इनका एड्सॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? सो अब देखिए ऐसी गैसेस जिनका एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है, लाइक देखो द गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एक्चुअली आसानी से एड्सॉर्ब नहीं होती है। दीज आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई ऑल्सो। आप लोग देखना, इनको लिक्विफाई करना आसान नहीं होता। तो अब हमने काफी अच्छी चीजें समझ ली हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या है, एंड दैट इज टेम्परेचर ऑफ सरफेस। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। तो सब लोग लिखो टेम्परेचर ऑफ सरफेस, द फोर्थ फैक्टर। इससे पहले एक फैक्टर और है, कौन सा वाला? प्रेशर वाला। तो प्रेशर वाले को अब हम थोड़ी देर में समझेंगे, पहले टेम्परेचर वाला समझ लेते हैं, क्योंकि प्रेशर वाले पे तो हमें आइसोथर्म करनी है। तो ये फैक्टर तो बहुत ही आसान है, आप खुद से दिमाग लगाओ कि एक सरफेस पर कोई चीज आके लिक्विफाई होना चाहती है, ठीक है, या फिर हम कहें कोई चीज आके एड्सॉर्ब होना चाहती है। अब अचानक से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या वो आसानी से चिपक पाएगा? वो तो भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। आप कभी एग्जांपल लेना चाहते हो तो देखो, आपके घर में सर्दियों में अगर आपने देखा हो तो कांच पे ना पानी की बूंद चिपक जाती है। कभी देखा आपने? कांच के सरफेस पे सर्दियों के दिनों में, फोग के टाइम में पानी की बूंदें चिपक जाती हैं। ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है, सबने देखा होगा। एक्चुअली उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन कहते हैं। वो पानी की बूंदें जब कांच पे चिपक जाती हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। बच्चों, उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि वो कांच के सरफेस पर चिपकी हुई है। पर अगर आप सोचो कि गर्मियों के दिनों में कभी देखने को मिलेगा क्या ऐसा? क्या गर्मियों के दिनों में आपको वो पानी की बूंदें कांच पर चिपकी दिखेंगी? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना इज जनरली डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली क्या होगा? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। अब यहां ध्यान से देखो, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, हम सब जानते हैं कि एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों रिवर्सिबल होते हैं। अगर आप किसी चीज, आप एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की तरफ जाना चाहते हो, मतलब आप चीज को हटाना चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाते हो, उस केस में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। आया समझ में? आपको जिसको ये चीज समझनी है, थर्मोडायनेमिक बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडो मतलब आपको हीट देना पड़ेगा। अगर आप एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन की तरफ जाते हो तो आपको हीट देना पड़ेगा, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये एंडो होगा। ऑब्वियसली दिमाग लगाओ। और अगर आप चाहते हो कि डिसॉर्प्शन से एडसॉर्प्शन की तरफ जाना है, मतलब आप एडसॉर्ब करवाना चाहते हो, तो उस केस में हीट रिलीज होगा, डेल्टा एच का वैल्यू उस केस में नेगेटिव आएगा बच्चों। दिस विल बी नेगेटिव। सिंपल सी बात है। और हमने ये पहले समझ रखा है कि जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, जबकि डिसॉर्प्शन फिनोमिना एंडोथर्मिक होता है। अब यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू से भी ये चीज आप समझ सकते हो। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये तो हमें समझ में आ गया कि एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन पे जाओगे तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और डिसॉर्प्शन से एड्सॉर्प्शन की तरफ जाओगे तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये हमने समझ लिया।
अब आप देखो मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जो ग्राफ एक्चुअली किसके लिए है, वॉल्यूम और नाइट्रोजन गैस एडसॉर्ब वर्सेस प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, हम यहां पर ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना एक्चुअली एडसॉर्ब हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मजे की बात, इस केस में हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। सो बड़े ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम हमने टेम्परेचर कितना रखा, 198 केल्विन। अब इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अगली चीज भी समझोगे, कौन सी, प्रेशर वाली। अब ध्यान दो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग यहां सिंपल ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और इस ग्राफ में हम लोग किस किस को ले रहे हैं, नाइट्रोजन को और प्रेशर को। ऑब्वियसली आप प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, बड़ी कॉमन चीज है, सबको पता होनी चाहिए। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो आप देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये बड़ी कॉमन सी चीज है। फाइनली ये आपने ग्राफ कब प्लॉट किया, जब आपने टेम्परेचर रखा 193। ये बहुत ध्यान से समझना, जब मैंने टेम्परेचर रखा 193, इस केस में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे नाइट्रोजन ज्यादा एड्सॉर्ब होते जाएगा। लेकिन जब पूरा का पूरा सरफेस ही खत्म हो गया बच्चों, सारा का सारा सरफेस ही खत्म हो गया, तो उस केस में एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। खुद की मगज लगाओ, ठीक है। दोबारा बोलता हूं, दोबारा समझो, अभी ध्यान दो फिर से। यहां मैं यही बात कह रहा हूं, जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। मैं यहां पर नाइट्रोजन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। हमको सबको पता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो यहां पर देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, नाइट्रोजन ज्यादा एड्सॉर्ब हो रही है। लेकिन जब आपकी सरफेस ही खत्म हो जाएगी तो फिर एड्सॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो उस केस में आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो नाइट्रोजन उतनी एड्सॉर्ब रहेगी। और ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है वो 193 केल्विन पे किया है। अब अगर मान लो कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने 193 से 247 कर दिया, तो उस केस में नाइट्रोजन की एड्सॉर्प्शन एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। ये देखो जैसे ही मैंने टेम्परेचर 193 से 273 कर दिया, उस केस में एड्सॉर्प्शन एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होने लगता है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस चीज को साबित भी कर रहा है। अगर आपने मान लो कि और टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो कितना कर दिया 273, तो उस केस में नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन और कम हो जाएगा। उस केस में नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन और कम हो जाएगा सरफेस पे। और ये बहुत अच्छा ग्राफ है, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया ग्राफ है जो आपको सीधे सीधे समझाता है कि टेम्परेचर का एक्चुअली फर्क क्या पड़ता है एड्सॉर्प्शन पे। वंस मोर, दोबारा समझो, बहुत इजी है, मैं लास्ट बार समझा रहा हूं। देखो मैंने यहां पर क्या किया, प्रेशर और नाइट्रोजन के बीच में ग्राफ बनाया, और हमें पता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये एड्सॉर्प्शन बढ़ भी रहा है, देखो धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया। As you all know that PV is equals to nRT guys, PV is equals to nRT, समझ में आ गया। अब आप सिर्फ ये चेक करो कि आपको किसी कैसे ना कैसे अगर प्रेशर वर्सेस मोल ग्राफ बनानी है, एक्चुअली में प्रेशर वर्सेस मोल ग्राफ ही है। ये क्या देख रहे हो आप, वॉल्यूम देख रहे हो ना। सो यहां पर जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली वॉल्यूम कितना ग्रैब किया गया वो देख रहे हो। तो उस केस में आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमने यहां पर टेम्परेचर को रखा 193। तो अब अगर मैंने इस एक्सटेंट पर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ग्राफ नीचे आएगा। अब आप देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 247 केल्विन। तो उस केस में ग्राफ नीचे हो गया। क्यों नीचे हो गया, क्योंकि एड्सॉर्प्शन कम हो गया, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अगर आपने और टेम्परेचर यहां पर बढ़ा दिया तो यहां पर एड्सॉर्प्शन और कम हो जाएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी मिलने लगती है गैसेस को, और वो भागती है बजाय लिक्विफाई होने के। खुद से दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल को जो कि चिपकने आए हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और भागेंगे। समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का नहीं, इट्स वेरी सिंपल। एक ग्राफ बना लो
और बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके लिए आपको शक्तिमान बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने फोर्थ वाला फैक्टर कर लिया कि भैया टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको फोकस करना है और उसके ऊपर चलेंगे गाइस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट इज दैट, नाउ लुक एट इट। इस केस में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कुछ और चीजें भी समझ सकते हो कि वॉल्यूम जो है बेसिकली कांस्टेंट हो चुका है, V1 V2 V3, उसके बाद वो डिक्रीज नहीं हो रहा। ये सिंपल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे। अब हम चल रहे हैं आगे। अब जो चीज करने वाले हैं वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने यहां पे फ्रुडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक लिख दिया गया है, यह आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। व्हाट इज फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, कई कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना था, तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो पिछले वाले का, ये लो फटाफट से ले लो, मैं हट जाता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। सो फाइनली गाइस, अब ध्यान दो, अब जो करने जा रहे हैं वो है फ्रुडलिच का आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और एक्चुअली ये आपका 3rd नंबर पॉइंट है। फाल्गुनी स्क्रीनशॉट मैंने अभी हटा था, आप एक बार जब वीडियो वापस चलेगा तो आपको जगह मिलेगी वहां पे करना। अब देखो, फ्रुडलिच का आइसोथर्म देखना है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये बोर्ड का कोर्स ही हो रहा है भैया, और क्या हो रहा है, ये बोर्ड में भी आता है। फ्रुडलिच का आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ध्यान दो, फ्रुडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रुडलिच ने क्या किया, हमको एक बात अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आई कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस की एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी। ध्यान दो, पीछे वाले में गौर करो, यहां ध्यान दो। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ में आता है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट के बाद एड्सॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा। प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, एड्सॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा। अब अगर एड्सॉर्प्शन होना बंद हो गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सारी सरफेस अभी खत्म हो गई, सारी सरफेस खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। अब इसी चीज को फ्रुडलिच ने अपनी आइसोथर्म के थ्रू समझाया। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग फोकस करेंगे, फ्रुडलिच की आइसोथर्म। अब ध्यान दो, फ्रुडलिच क्या कहता है, The extent of adsorption of a gas per unit mass of adsorbent depends upon the pressure of the gas. It's really very important. First of all, according to Fruidlich, the extent of adsorption of a gas per unit mass of adsorbent depends upon the pressure of the gas. Now this is really very important. अब आप ध्यान से सुनो, जो यहां लिखा है उसको मैथमेटिकली आप खुद से भी दिमाग लगा के कर सकते हो। देखो, मैं मान लेता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया, एक एड्सोर्बेंट लिया, ये है एड्सोर्बेंट, ध्यान से समझना, ये है एड्सोर्बेंट बच्चों। अब ये एड्सोर्बेंट है जिस पे गैस आके चिपकेगा, ध्यान से समझना, ये है एड्सोर्बेंट। अब इसका मास मैं मान लेता हूं बच्चों m, इसका मास मान लेते हैं m। जो एड्सोर्बेंट आपने लिया है उसका मास हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं। मास कितना मान लिया, m, ठीक है। अब इसके ऊपर गैस आपके चिपक रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये जो गैस है, गैस के पार्टिकल इसकी सरफेस पे आके चिपक रहे हैं, और ये जो गैस के पार्टिकल है वो कितने चिपके, उनकी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मान लेते हैं x। ध्यान से समझना, वो कितने चिपके, कितने आके एड्सॉर्ब हुए, मतलब उनकी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, उनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट मे बी इन वॉल्यूम, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो हमने कितना मान लिया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने मान लिया कितना, x। अब वो ये कहता है अकॉर्डिंग टू फ्रुडलिच कि x/m का जो वैल्यू होगा, ध्यान से समझो, दिस रेशो x मने कितना एड्सोर्बेट आके चिपका, कितने मास पर, ये x/m का रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रुडलिच आइसोथर्म। ऑब्वियसली दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे उतने ही x/m की वैल्यू ज्यादा होगी। x का मतलब क्या है कि कितना गैस आके सरफेस पर चिपक रहा है, दैट इज कॉल्ड x/m।
मतलब कितने मास पर कितना एड्सोर्बेट आके चिपक रहा है, दैट इज x/m, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे उतनी ही x/m की वैल्यू ज्यादा होगी। इट्स रियली वेरी 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 सिंपल, बहुत आसान है। अब इसको उसने और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, उसको हम लोग देखेंगे। ये लैंग्वेज आप एक बार देख लो। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैस पर यूनिट मास ओके इज इक्वल्स टू पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लुक एट इट। अब सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, उसी के बिहाफ पे हम इसको बनाएंगे। Here we have a graph drawn between the extent of adsorption and pressure। वो किसने बनाया? फ्रूडलिच ने। ठीक है, अब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दैट इज x/m। सब लोग ध्यान से रखना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को x/m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि x/m का मतलब क्या है। x का मतलब द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्ब हुआ है। इट्स रियली वेरी सिंपल। m क्या है? m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। x क्या है? द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। m क्या है? द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, x/m का पहले तो मतलब समझ लो कि एड्सॉर्बेट का जो अमाउंट है वो x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एड्सॉर्बेंट का जो मास है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये चीज मैंने आपसे उस टाइम पे कही भी थी कि आपने m मास का एक सॉलिड ले लिया, और अगर उस पे x गैस एड्सॉर्ब हो रही है, x अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलेंगे इन द केस ऑफ फ्रूडलिच आइसोथर्म। ओके, सो यहां पर x/m सबको समझ में आ गया। और मजे की बात ये है, नाउ लुक एट इट, यही है। अब हम लोग यहां पर क्या लेते हैं? अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। ठीक है, ये टोटल आपको क्या देगा कि भैया अमाउंट ऑफ गैस कितना एड्सॉर्ब हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रूडलिच की आइसोथर्म थी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनी थी, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम लोग अमाउंट वर्सेस प्रेशर ग्राफ बना के आए हैं। अमाउंट वर्सेस प्रेशर ग्राफ बना के आए हैं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप अगर x/m वर्सेस प्रेशर ग्राफ बनाओगे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए हम लोग इसको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। क्योंकि जिसको भी आप आइसोथर्म कहते हो उसका मतलब क्या होता है? आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। ये आपने कहां पे पढ़ा है? थर्मोडायनेमिक में। अगर कोई आइसोथर्मिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मिक का मतलब क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहां पर। तो अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो चेक करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूडलिच आइसोथर्म कहते हैं। एक आइसोथर्म और था जिसको लैंगम्यूर आइसोथर्म कहते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन ये फ्रूडलिच वाला पहले समझेंगे, तो ध्यान दो। ठीक है, अब ध्यान दो। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ को मैं यहां पर वापस बना रहा हूं। इस बार हम लोग यहां पर गैस का क्या ले रहे हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ले रहे हैं, यानी कि x/m का वैल्यू यहां पर लेने वाले हैं। अच्छा, इस तरफ क्या लेंगे? इस तरफ प्रेशर लेंगे। और हमें पता है कि जैसे जब खुद ही सोचो, आपके सामने यहां पर रखा हुआ है, आप खुद ही सोचो कि ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये तो हमारा एड्सॉर्बेंट है, और ये जो आसपास दिख रहे हैं बबल्स, वो हमारे लिए क्या है? गैसेस है जिनको एड्सॉर्ब करवाना है। अब आप खुद से सोचो कि अगर आपने यहां से प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा ये गैसेस इसके सरफेस पर चिपकती जाएंगी, और प्रेशर आप मेजर कर सकते हो यहां से। फाइनली जरा ध्यान से इसको समझना, प्रेशर आपने लगा दिया सेकंड पोजीशन। अब इससे ज्यादा प्रेशर लगा नहीं सकते क्योंकि वो मैक्सिमम पे चला गया प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर लगा नहीं सकते। क्लियर हो गया? अगर आप इससे ज्यादा प्रेशर लगाओगे भी तो फाइनली बात यह है कि आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पूरा का पूरा कवर हो चुका है। तो अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो, सरफेस पूरी की पूरी कवर हो गई। रेड कलर में आपको पूरे बबल जो है ना उसकी सरफेस पे घेरे हुए दिख रहे हैं। क्लियर होता है सब लोगों को? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इनिशियली जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे x/m का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक एक्सटेंट के बाद, यानी कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं x/m की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा x/m का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो इसी वजह से ग्राफ एकदम लीनियर आ रहा है। कहां तक? यहां तक। लेकिन आप खुद से सोचो कि धीरे धीरे तो सरफेस जो है कम होते जा रहा है। अगर सरफेस कम होते जा रहा है, क्यों? अवेलेबल सरफेस कम होते जा रहा है, क्योंकि सरफेस के ऊपर गैसेस आके एड्सॉर्ब होती जा रही हैं। अब जैसे जैसे अवेलेबल सरफेस कम होते जाएगा,
ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा और फाइनली यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट। अब कई लोग सोचेंगे, ये देखो अब यहां पर तो डायरेक्ट पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पी की पावर कितनी दे रखी है 1। अब धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में पी की पावर 1/n पर डिपेंड करेगा। अब ये n क्या मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। और फाइनली पी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है भाई, पहले तो ये p टू द पावर 1 पे डिपेंड करता था, फाइनली ये p टू द पावर 0 पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो x/m का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो p टू द पावर 0 का मतलब ही क्या होता है 1। नाउ x/m कांस्टेंट हो चुका है बच्चों। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, फोकस करो। यानी कि प्रेशर किस तरह से वेरी हो रहा है। देखो इनिशियली अगर हम लोग बात करें, इनिशियली जो x/m का वैल्यू है वो प्रेशर के पावर के 1 के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइनली आप जरा सोचो, फाइनली x/m का जो वैल्यू है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, p टू द पावर 0 के बराबर है। इसका मतलब जो प्रेशर का पावर है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 to 0 वेरी कर रहा है बच्चों। ये देखो आप, जो प्रेशर का पावर है वो 1 से लेके 0 तक वेरी कर रहा है। अब ये बहुत ही स्पेशल चीज है जो आपको फोकस करनी है, यानी कि x/m का वैल्यू इनिशियली प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फाइनली ये x/m का वैल्यू प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसके इंटरमीडिएट में x/m का वैल्यू p⁻1/n रहेगा। अब ये बड़ा मजेदार है, अब ये बहुत ही मजेदार है कि हमने यह 1/n क्यों लगाया। मैथ्स अगर आपके पास है तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब आप n की वैल्यू रखते जाओ और आपके पास ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, मतलब इसको हमने जनरलाइज वे में लिख दिया। मतलब ऑब्वियसली आप जरा सोचो कि प्रेशर की पावर 1 से लेके 0 तक जा रही है, तो इसका मतलब इंटरमीडिएटली कहीं बीच की पावर भी आ रही होगी, बस उसको हमने 1/n से रिप्रेजेंट किया है यहां पे। अब इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं, जरा ध्यान से इस ग्राफ को बना लो, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली x/m का वैल्यू प्रेशर की पावर 1 है, फाइनली x/m का वैल्यू प्रेशर की पावर 0 है, और ये बीच में x/m का वैल्यू प्रेशर की पावर 1/n है। अब ये एक्चुअल में जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया गया है, इसको हम लोग कैसे समझें उसको मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। नाउ फाइनली द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद द प्रेशर बिकम्स मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। ये हम इस ग्राफ से समझे थे और वो डॉट ये इसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको क्या करना है, जरा ध्यान से इसको समझो। फाइनली अब ये जो प्रेशर है इसी को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, क्योंकि इसके बाद सैचुरेशन आ चुका है। कोई पूछे कि ये प्रेशर क्या कहलाता है, नाउ दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर, क्योंकि इसके बाद अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो x/m का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, बात यहां पे खत्म हो जाती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पोर्शन को तो बोलते हैं लो प्रेशर। लो प्रेशर पे x/m का वैल्यू प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर, जहां पर x/m का वैल्यू p⁻1/n है, और इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर x/m का वैल्यू प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कितना भी प्रेशर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम इजी ऑल्सो। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोकस ऑन दैट गाइस कि x/m का वैल्यू लो प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और हाई प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जरा उस पे फोकस करो। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझेंगे, अलग अलग कंडीशन लगा के, ठीक है। सब देखो यहां ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया है। तो ग्राफ हमारे सामने है, जरा देखो। ये ग्राफ हमने थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको समझाया था, उस ग्राफ को ही रेफरेंस लेकर हम लोग यहां पर अलग अलग कंडीशन फुलफिल करेंगे। x/m की वैल्यू है यहां पर y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में प्रेशर लिया है। इनिशियली प्रेशर की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमीडिएटली प्रेशर की पावर 1/n पे डिपेंड कर रहा है, और फाइनली प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। प्रेशर जितना भी बढ़ा लो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और अब आप ध्यान दो, एट प्रेशर PS मतलब सैचुरेशन प्रेशर पे द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, जो एड्सॉर्बेट का जो अमाउंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एड्सॉर्बेंट, मतलब अमाउंट ऑफ गैस के इक्वल हो जाएगा। इट्स रियली वेरी सिंपल, ओके। मतलब जरा समझो कि जब आपका प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर आ रहा है, उस केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। इस चीज को ऐसे समझो, जरा ध्यान से समझना। जब आपका प्रेशर आता है PS, कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये वाले वैल्यू की बात कर रहा हूं, मतलब सैचुरेशन प्रेशर आ गया। अब सैचुरेशन प्रेशर के बाद x/m का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा,
क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? कारण यह है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। किसके बीच में? जो गैस एडसॉर्ब हो रही है और जो गैस डिसॉर्ब हो रही है उनके बीच में। मतलब यह है कि अब एक ऐसा एक्सटेंट आ चुका है प्रेशर पीएस, जिस केस में मॉलिक्यूल जितने सरफेस पर आ रहे हैं उतने ही सरफेस से भाग भी रहे हैं। यहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। अब फाइनली यहां पर एडसॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा है। दोबारा बोलता हूं, प्रेशर पीएस मतलब सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर पे जितना अमाउंट गैस का एडसॉर्ब हो रहा है उतना ही अमाउंट गैस का डिसॉर्ब भी हो रहा है। जितना अमाउंट गैस का एडसॉर्ब हो रहा है उतना ही अमाउंट गैस का डिसॉर्ब भी हो रहा है। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में जितने मॉलिक्यूल सरफेस पर आके एडसॉर्ब हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल सरफेस से निकल भी रहे हैं। आ रहा है समझ में? मतलब जगह खाली हो रही तभी आ रहे हैं, जगह खाली नहीं है तो नहीं आ रहे, बात खत्म वहां पे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, डिसॉर्ब्ड मतलब डिसॉर्प्शन हो गया, डिसॉर्प्शन मतलब चले गए। क्लियर होता है सब लोगों को? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आप याद रखिएगा कि पीएस यानी सैचुरेशन प्रेशर पर जितना गैस एडसॉर्ब हो रहा है उतना ही गैस डिसॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब x/m का वैल्यू अब बढ़ने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। समझ में आता है? द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जितना एडसॉर्ब हो रहा है उतना ही डिसॉर्ब हो रहा है। इवन दो द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया भी तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, x/m का वैल्यू उतना ही रहेगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कंडीशंस में समझेंगे, जरा ध्यान दो। डिटेल एनालिसिस ऑफ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम क्या करने वाले हैं? अब फ्रेंडलिच की आइसोथर्म की डिटेलिंग करने वाले हैं। अब जरा ध्यान देना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। तो देखो, अब ग्राफ जो आपने बनाया है, द ग्राफ इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। कहां तक? जरा देखो, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के जैसे आ रहा है इनिशियली। ठीक है, इनिशियली ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बच्चों। इनिशियली द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इनिशियल मतलब लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के जैसा है। तो स्ट्रेट लाइन के जैसा है, इसका मतलब वो प्रेशर टू द पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। अब आप जरा सोचो, यहां जरा ध्यान से देखो, ये क्यों है एक स्ट्रेट लाइन? क्योंकि x/m का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p टू द पावर 1। और अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे k और साथ में इक्वल टू का साइन भी लगाओगे। तो यहां पर हो गया x/m इज इक्वल टू kp। अब आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो y इज इक्वल टू mx से। अगर आप y इज इक्वल टू mx से इसका कंपैरिजन करोगे तो y एक्सिस पर x/m लिखते हैं, x एक्सिस पर p लिखते हैं, और m इसका जो स्लोप है वो k के इक्वल है। और इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से जा रही है इनिशियली। ये इनिशियल पॉइंट्स हो गए इसके, जहां पर आपके पास x/m का वैल्यू जो है वो प्रेशर टू द पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। इट्स रियली वेरी सिंपल। मतलब एट लो प्रेशर ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, जरा ध्यान से इसको समझना। मतलब k वहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पर हाई प्रेशर पे। जरा सोचना, एट हाई प्रेशर क्या हो रहा है? देखो, एट हाई प्रेशर द ग्राफ बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जरा देखो, हाई प्रेशर पर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है उस पे x/m का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस, मतलब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली हाई प्रेशर पर ये जो ग्राफ है बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चुका है। तो उस केस में वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मतलब x/m इज इक्वल टू k हो गया, क्योंकि p टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 लगाओगे उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। व्हाटएवर बी द फैक्टर, p टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 लगाते हो 1 के इक्वल हो जाता है। सो फाइनली x/m का वैल्यू p के 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब x/m का वैल्यू हो चुका है कांस्टेंट। आया समझ में? इट्स रियली वेरी सिंपल। ठीक है, सो x/m का वैल्यू हो चुका है कांस्टेंट। अब आते हैं इंटरमीडिएट सिचुएशन पे। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली सिचुएशन। बीच वाली सिचुएशन में ऑब्वियसली आप खुद से सोचो, प्रेशर टू द पावर पहले थी 1, फाइनली प्रेशर टू द पावर हो गई 0। इसका मतलब प्रेशर की जो पावर है बेसिकली घट रही होगी। वो किस एक्सटेंट से या किस फ्रैक्शन से घट रही है? दैट इज 1/n। उसके ऊपर पावर लगा दी हमने 1/n। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इंटरमीडिएट सिचुएशन पे अगर हम लोग देखें, एट इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब हम लोग अब बात करें, ये व्हाइट जो पोर्शन है आपके पास, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। इट बिकम्स पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ अ डिग्री 1/n। मैथमेटिकली इसको सिंपल वे से समझा जा सकता है कि वहां पर x/m का वैल्यू प्रेशर टू द पावर 1/n हो जाएगा।
मतलब आप धीरे धीरे प्रेशर की जो पावर है वो 1 से लेके कहां लेके जा रहे हो, 0 तक, इसीलिए प्रेशर टू द पावर 1/n हमने लिखा। ठीक है, सो बहुत ध्यान से फोकस करना। ज़ारा कह रही है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं बच्चों, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले सिलेबस पूरा करवा दूं। कमेंट में अगर सबको आंसर देने लग गया तो मैं जो पढ़ाने आया हूं मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। आप थोड़ा सा सोचा करो कि टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है सब बच्चों को सिलेबस पूरा करवाना। अब आप ध्यान दो, अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो सोचो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपका कोर्स। आपके कमेंट में अगर मैं आंसर देने लग गया तो मेरे 1 घंटा खराब हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, सो आप ध्यान दो। सो x/m वैल्यू विल बी डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द प्रेशर, और वो एक्चुअल में क्योंकि 1 से 0 की तरफ जा रही है तो एक्चुअल में वो लाई करना चाहिए, जो पावर है वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/n से। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली इंटरमीडिएट को हम लोग k टू द पावर 1/n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मजे की बात देखो, अगर जिसको मैथ्स आती है वो ध्यान दो कि यहां पर p रेज़ टू पावर 1/n से आप इनिशियल वैल्यू भी निकाल सकते हो और आप फाइनल वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, वहां पर n का वैल्यू एक इंटीजर है। अब ये बहुत मजेदार है। अब देखो, where n can take any whole number, value which depends upon the nature of the adsorbate and adsorbent। Actually n का वैल्यू डिपेंड करता है adsorbate and adsorbent पे, और अगर आप इसके थ्रू सीधी वैल्यूज निकालना चाहते हो इनिशियल और फाइनल, जरा ध्यान से देखो। एट लो प्रेशर अगर आप इस फ्रुडलिच के आइसोथर्म से ये जो है फाइनली जो उसने जनरलाइज फॉर्मूला दिया, ध्यान दो, ये जो उसका जनरलाइज फॉर्मूला है x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1/n, जो जनरलाइज फॉर्मूला दिया, उससे अगर आप लो प्रेशर पर भी निकालना चाहो और हाई प्रेशर पर भी निकालना चाहो तो दोनों कंडीशन कर सकते हो। हमको पता है कि लो प्रेशर पर पावर होती है 1, इसका मतलब 1/n जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 के। सही है, ध्यान से देखो भाई, लो प्रेशर पर k इंटू p टू द पावर होता है 1, तो अगर आप जनरलाइज फॉर्म और इसको कंपेयर करोगे तो उस केस में 1/n 1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब n की वैल्यू 1 रखोगे। तो मतलब यह है कि अगर आप फ्रुडलिच की जनरलाइज आइसोथर्म में लो प्रेशर के लिए निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू होगी 1, और अगर आप इसको हाई प्रेशर के लिए निकालना चाहते हो तो अब कंपेयर करो, जरा देखो। हाई प्रेशर पे हम लोग जानते हैं कि x/m का वैल्यू जो होता है वो प्रेशर टू द पावर 0 हो जाता है, इसका मतलब 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। तो मतलब n का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, n का वैल्यू एक्चुअली 1 टू इनफाइनाइट वेरी कर सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब लो प्रेशर पर n का वैल्यू 1 होगा, हाई प्रेशर पर n का वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो अपने आप आपकी ये जो जनरलाइज फॉर्म से आइसोथर्म दे रखी है वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों को प्रूव कर देगी। इट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन दैट कि यहां हो क्या रहा है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अपना दिमाग लगाओ, ये बहुत आसान है। What I'm trying to say is guys कि x/m का वैल्यू बेसिकली प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर इन दोनों का जो आपके पास फाइनल जो जनरलाइज फॉर्म निकल के आती है वो इस फॉर्म से आप डिराइव कर सकते हो। n का वैल्यू रख के डिराइव कर सकते हो। अगर आपने n का वैल्यू रखा 1 तो रख के देख लो, n का वैल्यू 1 रखते ही ये इनिशियल वैल्यू पे बन गई, मतलब लो प्रेशर पे बन गई। और अगर आपने n का वैल्यू रखा इनफाइनाइट तो रख के देख लो, अगर आपने इसमें n का वैल्यू इनफाइनाइट रखा तो 1/इनफाइनाइट वी ऑल नो मैथमेटिकली 1/इनफाइनाइट 0 होता है बच्चों, मतलब प्रेशर टू द पावर 0 हो गया। तो अगेन वो फाइनल वाली कंडीशन बन गई, मतलब हाई प्रेशर वाली कंडीशन बन गई। अब देखो अभिषेक लिख रहा है अभी उसको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको और सिंपल शब्दों में समझाता हूं, जरा समझो। देखो मैं सिंपल तरीके से बोलता हूं, मैं इस तरफ लिखता हूं, ध्यान देना इधर सब लोग। भाई यहां पर हमारी सबसे पहले फ्रुडलिच की हम लोग क्या लिख रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म, दैट इज x/m। यहां ध्यान देना तो सबको समझ में आएगा। x/m इज इक्वल टू क्या है, दैट इज k एंड p रेज़ टू पावर 1/n, ये है, सही है, ये उसकी जनरलाइज फॉर्म है। आप किसी भी एक्सटेंट पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इनिशियल एक्सटेंट पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और फाइनल एक्सटेंट पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट्स रियली वेरी सिंपल, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कैसे, अगर आपको इनिशियली जानना है, अगर आपको इनिशियली चेक करना है कि कितना x/m का वैल्यू एड्सॉर्ब हो रहा है, तो उस केस में आप n का वैल्यू रख दो 1, रखो 1। अगर आपने n का वैल्यू 1 रख दिया तो बताओ x/m का वैल्यू किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू k इंटू p ओनली।
यस और नो, दैट इज इक्वल टू k इंटू पी ओनली। n का वैल्यू 1 रख दोगे तो x बाई m का वैल्यू k इंटू पी आएगा। मैथमेटिकली आप खुद से सोचो कि एक्चुअली ये इनिशियल जो आपके पास कंडीशंस थी उसको फुलफिल कर रहा है। मतलब लो प्रेशर पर हम सब जानते हैं कि x बाई m का वैल्यू p रेज़ टू पावर 1 होती है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ध्यान दो, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम टाइम जनरलाइज फॉर्म से आपने इनिशियल वैल्यू निकाल ली, मतलब एट लो प्रेशर आपके पास एट लो प्रेशर आइसोथर्म आ गया। सिंपल है। अब आप एक काम करो, अब आप n का वैल्यू इनफाइनाइट रखो। अगर आपने n का वैल्यू इनफाइनाइट रखा, इसी के अंदर रखना है, n का वैल्यू इनफाइनाइट रखो। ये फर्स्ट कंडीशन थी, अब ये सेकंड कंडीशन है। अगर आपने n का वैल्यू इनफाइनाइट रखा तो x बाई m का वैल्यू क्या होगा, विच इज इक्वल टू k, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट बच्चों दैट इज इक्वल टू 0। 1 बाई इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। समझ में आ गया? आया समझ में? तो n का वैल्यू आपकी यहां किस के बीच में वेरी करेगा? n का वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट वेरी करेगा। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू रख के बता रहा हूं आपको। n का वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो x बाई m का वैल्यू k के इक्वल होगा। और ये आपका कौन सा कंडीशन है? ये आपका कंडीशन है फाइनल वाला। फाइनल कंडीशन है जहां पर आपकी गैस एड्सॉर्ब होना बंद कर देती है, क्योंकि सरफेस पूरा का पूरा कवर हो चुका है। या फिर हम लोग कहें कि जितनी एड्सॉर्ब हो रही है उतनी डिसॉर्ब भी हो रही है, वो कंडीशन आ जाती है, मतलब सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। ये मतलब निकलता है इसका। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? इट्स रियली वेरी सिंपल। और फाइनली ग्राफ कैसा आएगा वो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनिशियली यहां पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x बाई m का वैल्यू। x बाई m वर्सेस p ग्राफ बनाओगे तो इनिशियली ये तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन धीरे धीरे घटते जाएगा और फाइनली प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इट्स रियली वेरी सिंपल। मतलब x बाई m का वैल्यू इनिशियली प्रेशर की पावर 1 होगा, फाइनली x बाई m का वैल्यू प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और बीच में x बाई m का वैल्यू जो है p रेज़ टू पावर 1 बाई n यानी n पे डिपेंड करेगा। और n का वैल्यू कहां से निकालोगे? n का वैल्यू निकलता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की नेचर के अकॉर्डिंग, और n का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वेरी करेगा 1 और इनफाइनाइट के बीच में। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आप खुद से दिमाग लगाओ, n का वैल्यू 1 रख के देखो तो आपके पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, और n का वैल्यू इनफाइनाइट रख के देखो तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इट्स रियली वेरी सिंपल। और इनिशियल और फाइनल वैल्यू आ गई आपके पास, इसका मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्रूव हो गया। समझ में आता है? तो यहां पर इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। दिस इज फ्रूडलिच आइसोथर्म। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को गौर से देखो। अगर आप ये ध्यान से देख लोगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि फ्रूडलिच एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। इट्स रियली वेरी सिंपल। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो, तो फाइनली एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। चलो, तो फाइनली हम लोगों ने यहां पर फ्रूडलिच का आइसोथर्म कर लिया और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी देख लिया। ठीक है, अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके भी देख लिया, और एक्चुअली आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रूडलिच का आइसोथर्म क्या है। ठीक है, इट इज रियली वेरी सिंपल। और इसको आप एक बार रिवाइज करो अच्छे से। फ्रूडलिच के आइसोथर्म के बाद लैंगमुयर का आइसोथर्म है, जो कि अगेन बहुत सिंपल है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बोलता हूं, ध्यान से समझना है इसको। सो फाइनली एक बार वेरीफाई और कर लेते हैं लास्ट, बस उसके बाद हम इसको फ्रूडलिच के आइसोथर्म को खत्म कर रहे हैं। अब देखो, x बाई m का वैल्यू p रेज़ टू पावर 1 बाई n के इक्वल होता है। ये हमने उसके जनरलाइज फॉर्म से जान लिया। दोबारा ध्यान से देखना, x बाई m का वैल्यू अकॉर्डिंग टू फ्रूडलिच p रेज़ टू पावर 1 बाई n के इक्वल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो k की वैल्यू लगाओगे। ठीक है, सो ये हो गया k इंटू पी रेज़ टू पावर 1 बाई n। लास्ट बार एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अब जो करने जा रहे हैं अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करो, आप यहां पर लोग ले लो दोनों तरफ। तो अब मैं इस तरफ कर रहा हूं, ध्यान से इसको देखना। सो फाइनली ये हमारे पास आइसोथर्म है। x बाई m इज इक्वल टू k पी रेज़ टू पावर 1 बाई n। अगर मैंने दोनों तरफ लोग ले लिया तो क्या बनेगा? log ऑफ x बाई m विच इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखूंगा, log ऑफ k प्लस 1 बाई n log ऑफ p। अब ये अगेन एक लाइन का इक्वेशन है। अगर आप इसका कंपैरिजन करो, y इज इक्वल टू ये रहा m इंटू एक्स और ये रहा प्लस में c, तो आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो ये लो लोगरिथमिक ग्राफ भी यहां पर बना सकते हो, जिसमें y एक्सिस पर आपको log ऑफ x बाई m लेना है,
एक्स एक्सिस पर आपको log ऑफ p लेना है, इट्स रियली वेरी सिंपल। और ये ग्राफ एक्चुअली वाई एक्सिस पर कहां काटेगा, log ऑफ k से, और एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये पॉइंट जो है इसको हम लोग log ऑफ k बोल देते हैं। नाउ दिस इज log ऑफ k विच इज अ कांस्टेंट, और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी, क्योंकि, और वो भी कहां से चालू होगी, ये स्ट्रेट लाइन log ऑफ k से स्टार्ट होगी, क्योंकि c का वैल्यू कितना है, log ऑफ k। इट्स रियली वेरी सिंपल। तो और उसमें भी ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कितना लाइन का, m का वैल्यू है 1/n। नाउ इट्स रियली वेरी सिंपल, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वल्स टू 1/n। इट्स रियली वेरी सिंपल। तो ये लास्ट एक छोटी सी चीज और है, ठीक है, बहुत सिंपल है। लास्ट एक छोटी सी चीज और थी जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी, उसको ध्यान से देखो। अगेन बहुत ही सिंपल है, वही फ्रुडलिच का x/m वाला आपको वैल्यू, वो आपको जो जनरलाइज फॉर्मूला वो लिखता है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो इक्वल का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट है। दोनों तरफ log ले लो, log लेने के बाद आपके पास ये आएगा, इसका कंपैरिजन y = mx + c से कर सकते हो, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा इस केस में। तो ये लास्ट आपके पास वेरिफिकेशन है किसका, फ्रुडलिच का। और लॉगरिथमिकली यहां से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सो इट्स रियली वेरी सिंपल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। सो फाइनली गाइज हमने यहां पर फ्रुडलिच का आइसोथर्म आज खत्म कर लिया है। फ्रुडलिच का आइसोथर्म बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ इतनी बात बोलता है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ इतनी बात बोलता है कि एक्चुअल में जो एड्सॉर्बेट है उसका जितना भी एड्सॉर्प्शन होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियली, बट फाइनली प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसको उसने अपने शब्दों में लिख के दे दिया कि x/m का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। तो ये उसने एक आइसोथर्म लिख के दी। और अब मैथमेटिकली आप इसको इनिशियल वे में भी बना सकते हो, फाइनल वे में भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। अगर आप n का वैल्यू 1 रख दोगे तो x/m का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर आपने n का वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया तो x/m का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू p⁻0 विच इज कांस्टेंट राइट नाउ। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, बच्चों के जैसा खेल है, इसके लिए आपको रॉकेट साइंस को समझने की कोई खासी जरूरत है नहीं। तो यहां पर हमने आज फ्रुडलिच को खत्म कर लिया। अगली बार हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगली बार, ठीक है ध्यान से सुनना, अगली बार हम लोग लैंगम्यूर का आइसोथर्म देखेंगे और उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे कैटलिस्ट वगैरह पढ़ने हैं। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। यस, अगर n का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट लाई करता है तो 1/n का वैल्यू जो है वो 0 से 1 लाई करता है। ये तो बड़ा कॉमन है, मैथमेटिकली आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। मैं n के वैल्यू की बात कर रहा हूं, आप बच्चे यहां पर लिख भी रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू 1 to इनफाइनाइट लाई करता है। तो आप बताओ 1/n का वैल्यू कितने में लाई करेगा, ये लाई करेगा 0 से 1। n का वैल्यू 1 to इनफाइनाइट लाई करता है, तो अब n का वैल्यू रख के देखो ना। अगर n का वैल्यू 1 to इनफाइनाइट लाई करता है तो 1/n का वैल्यू कितना होगा, 0 to 1 ही लाई करेगा। इट्स वेरी सिंपल। 1/n का वैल्यू 0 to 1 है, यानी n का वैल्यू 1 to इनफाइनाइट है। ये सवाल काफी बार पूछा गया है, बहुत सारे बच्चे इसमें कच्चा खा देते हैं, रट्टा मार के जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि 1/n लिखा के n, और अगर n लिखा है तो 1 to इनफाइनाइट लाई करेगा, और 1/n लिखा है तो 0 to 1 लाई करेगा, उसी से तो आएगा। अब आप यहां पे खुद से ही दिमाग लगाओ कि 1/n का वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो ये फाइनल प्रेशर वाला हो गया, और 1/n का वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो इनिशियल प्रेशर वाला हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान रखना, इसको आप स्टार लगा लो। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में चले जाते हैं और ध्यान से देखते नहीं है और गलती कर बैठते हैं, और ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। सो यहां पर हमने फ्रुडलिच खत्म कर लिया है। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे नोट्स आपको लगाने अपनी कॉपी के अंदर। अगली बार हम लोग लैंगम्यूर करेंगे और फिर कैटलिस्ट की तरफ आ जाएंगे। चलो गाइस, टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। और मैं आपके फिर से कहता हूं कि मेहनत करो जितनी ज्यादा कर सकते हो। सिंपल सी बात है, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीक में, ठीक है। लाइव सेशन का टाइम बच्चों कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीक में सरफेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और आपकी रिवीजन सीरीज मुझे शुरू करनी है, मोस्ट प्रोबली 21 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे उसको, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबली 21 तारीख से हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि शेयर करो इन वीडियोस को उन बच्चों को जिनको जरूरत है।
चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।